अच्छा देखो, यहाँ पर हमारे पास ये काइनेटिक ये पार्टिकल थ्योरी है। इसमें तीन जो है ना, ये टाइप के जो है ना हमारे पास आते हैं ये, यानी वो पार्टी टॉपिक है, सब टॉपिक जो ज़्यादातर आते हैं एक स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड है एंड गैस ना। फिर क्या है कि भाई जो ये हीटिंग को कार्य है उसके बारे में ज़रा हम देख लेंगे, फिर जो डिफ्यूजन है उसके बारे में हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो हमारे पास क्या होता है कि भाई इनके वो शेप्स होते हैं। देखो अब ना जो चीज़ें वो ज़्यादातर पूछता है ना, वो ये रही, ये तीन चीज़ें वो हमसे जो वो पूछता है कि भाई जो वो गैस है, लिक्विड और ये वो सॉलिड है, ये ऑलमोस्ट हर साल ही आते हैं। अब क्या है कि भाई क्या इनके वो पार्टिकल्स आपस में ये टच कर रहे होते हैं, गैस के वो पार्टिकल्स को टच नहीं करते, लिक्विड और सॉलिड के आपस में टच जो है ये वो कर रहे होते हैं। सही है। अब जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या जो मोशन है वो रैंडम होता है, यस, गैस और लिक्विड का ये रैंडम होता है, बट सॉलिड का सिर्फ क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, ठीक है। फिर देन उसके के बाद जो हमारे पास जो गैस है, अब उसके जो पार्टिकल्स हैं, अब इनमें से किसके वो पार्टिकल रैंडमली अरेंज हैं, गैस, लिक्विड और वो सॉलिड में से। यस, वो गैस के क्या रेगुलर, सॉरी नॉट रैंडमली, रेगुलरली ना, इनमें से किसके वो पार्टिकल जो वो रेगुलरली अटैच्ड हैं। क्या गैस के रेगुलरली अटैच है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही जो है वो रैंडमली होते हैं। क्या लिक्विड के रैंडमली अरेंज है? नहीं। क्या सॉलिड के होते हैं? यस, सॉलिड के जो वो पार्टिकल्स हैं दे आर अरेंज रैंडमली, ठीक है। अच्छा अब देन उसके ये बाद उसने एक वो ग्राफ हमें जो वो दे दिए, सही। वो बोल रहा है कि भाई इसी से हम हीटिंग को कर्व जो है पूरा ये वो समझ लेंगे। अ सैंपल ऑफ अ प्योर एक्स वाज स्लोली हीटेड फ्रॉम -7 डिग्री, -5 डिग्री वो सेल्सियस, विच इज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, टू 90 डिग्री सेल्सियस, विच इज अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इट्स टेम्परेचर इज मेजर एवरी मिनट एंड द रिजल्ट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये वाला ये सॉलिड है यहाँ पर, देन ये जो पूरा है ना वो सॉलिड है। अब ये जो हमारे पास एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही होती है, ये होती है मेल्टिंग पॉइंट की, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये मेल्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास वो सॉलिड है, और यहाँ पर हमारे पास ये को मेल्ट हो रहा है, तो ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम उसको हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी वो यूज हो रही है टू ओवरकम दी इंटरमोलिकुलर वो फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है। और जो यहाँ पर हमारे पास है वो सॉलिड है, से यहाँ पर जो ये हमारे पास ये वो सॉलिड है, यहाँ पर ये यहाँ पर देखो वो टेम्परेचर जो वो गेन कर रहा है ना, जब हीट दे रहा हूँ तो टेम्परेचर जो वो गेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है टू इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी ना, वो ये काइनेटिक एनर्जी फिर ये बाद में यूज कर रहा है टू ओवरकम दी अट्रैक्टिव वो फोर्सेस। और यहाँ पे ये सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, ये वो लिक्विड में, ठीक है, ये वो लिक्विड है। देन लिक्विड में भी हम उसको हीट वो कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब एक टाइम ऐसा आता है कि इनफ एनर्जी जो है ना गेन ये वो कर लेता है। तो जो इनफ एनर्जी ये गेन ये कर लेता है, वो इनफ एनर्जी जो है वो फिर ये वो यूज करता है टू ओवरकम दी अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो अब डी से ये ही के ये बीच में क्या हो रहा है, ये बॉइलिंग हो रही है, ये है बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग हो रही है, और यहाँ पे जो मेरा लिक्विड है वो गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है। और ई से जो है वो गैस में ये वो चेंज हो गया, और ई से जो है वो गैस ही है। वो बोल रहे हैं कि भाई कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम प्रेजेंट इन द रीजन पी टू सी। पी ट्यूब ये सी में क्या हो रहा है, जो मेरा वो सॉलिड है वो किस में चेंज हो रहा है, वो लिक्विड में ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो ये हेक्स लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया, ये लिक्विड स्टेट सिंबल जो है ये वो चेंज हो गया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टी? टी यहाँ पर क्या है, मेल्टिंग जो वो पॉइंट है वो मेरा इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द एक्स इन द रीजन ई एफ? ई एफ में इसकी ये फिजिकल स्टेट क्या होगी, वो गैस होगी, सही है, जो मैंने यहाँ पे ये वो लिख दिया। What would be different in the region B and C if the pure sample of X has been used? अगर मैं प्योर सैंपल यूज करूंगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, सही। अच्छा अब यहाँ पर जैसे हमारे पास एक वो फिगर है, वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पर एलिमेंट ये हेक्स है जो कि फॉलोइंग फिजिकल चेंजेस में आ रहा है, सही है। अब उसने कहा है कि भाई हर एक कप वो बताओ क्या है। अब देखो ये वन में क्या है, जो मेरा सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। वन में क्या है, जो मेरा सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, वो मेल्टिंग। टू में क्या हो रहा है, जो मेरा वो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो जब कोई चीज़ गैस है वो जब से लिक्विड में चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो टू हमारे पास क्या है, वो कंडेंसेशन। और ये वो थ्री में क्या हो रहा है, जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो रही है, फ्रीजिंग हो रही है, ठीक है। फिर देन उसके बाद जो हमारा फोर है, लिक्विड जब गैस में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, वेपराइजेशन। ये बॉइलिंग नहीं है, बॉइलिंग उस वक्त होती है कि जब कांस्टेंट हीट हो, जब आप जब आप हीट कर रहे हो तो जो है ना वो बॉइलिंग होती है, सही है।
वेपराइजेशन की, यानी कि लिक्विड से गैस में चेंज ये होने की दो जो है ना आपके पास है वो टाइप होती हैं। एक है बॉइलिंग और एक है एवापोरेशन, ठीक है। अब बॉइलिंग और एवापोरेशन में डिफरेंस क्या होता है? स्टेट द वन डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड द एवापोरेशन इज द रेट इन एट विच द प्रोसेस आकर। एक तो इसका ये रेट है, बॉइलिंग जो है एक फास्टर ये रेट पे होती है, वेयर एज एवापोरेशन जो है एक स्लोअर जो है के रेट पे होती है। स्टेट वन अदर डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड एवापोरेशन। अच्छा, एक तो ये हो गया कि भाई जो ये बॉइलिंग है वो फास्टर के रेट पे होती है, दूसरा ये जो बॉइलिंग होती है उसमें ये बबल्स होते हैं, हेफरवेसेंस होते हैं। थर्ड क्या होता है, जो बॉइलिंग है कि स्पेसिफिक वो टेम्परेचर पे होती है, बॉइलिंग जो पॉइंट पे होती है, वी एस एवेपोरेशन का कोई भी जो है ना पॉइंट ये पर नहीं होता। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आ रही है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वो डेफिनेशन क्या है? द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वो कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वो कंसंट्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ देयर रैंडम मूवमेंट अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच, ठीक है। सिर्फ आपने इतना जो है वो लिखना है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ, जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ बस इतना आपने ये लिखना, मूवमेंट ऑफ ये पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वो कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वो कंसंट्रेशन, दैट्स इट। इतना जो है ना आपने ये लिखना है बस। से तो ये आपकी डिफ्यूजन की पूरी डेफिनेशन है, जब आप जो है ना एक हायर प्रेशर या हायर कंसंट्रेशन ये रीजन से एक लोअर ये प्रेशर या लोअर कंसंट्रेशन वो रीजन की तरफ मूव ये वो करते हो। हाँ, ये मैं जो है ना वो ग्रुप पे सारे के सारे नोट्स जो है अपलोड ये वो कर दूंगा इंशाल्लाह ताला इसके बाद। अच्छा देखो, अब यहाँ पर ये हमारे पास है, वो बोल रहा है कि भाई कंसनट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन गिव्स ऑफ अमोनिया गैस, कंसनट्रेटेड HCl गिव्स ऑफ HCl गैस। यानी कि जो मेरे पास कंसनट्रेटेड अमोनिया है ना वो अमोनिया गैस ये प्रोड्यूस कर रहा है, यानी जो लिक्विड है वो अमोनिया गैस जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, और जो कंसनट्रेटेड HCl है वो HCl गैस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अमोनिया NH3 एंड HCl आर both colorless gases. Ammonia react with HCl to make the white solid ammonium chloride. अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये हेपरेटस है, अब ये वो समझा देता हूँ, ये है ये हमारे पास एक ये हेपरेटस है, गिलास ट्यूब है, यहाँ से दोनों एंड से ये बंद है, ये क्लोज है। इसके जो ये लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे हमने एक कॉटन ये पुल रखी, एक ये कॉटन जो है ना ये पुल है, यानी कि रुई रखी हुई है, कॉटन के बोले इसको हमने वो सोक किया हुआ है कंसनट्रेटेड HCl में। यहाँ पर हमने रखी हुई है ये कॉटन वोल, और उसको हमने वो सोक किया हुआ है कि कंसनट्रेटेड HCl में। और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जो हमने ये कॉटन वोल रखी है उसको हमने सोक किया है अमोनियम को सॉल्यूशन में। अब होगा क्या, सबसे पहले HCl और अमोनिया जो है वो एवापोरेट होंगे, यानी कि जो है ना वो ये गैसेस में ये चेंज होंगे। फिर यहाँ से HCl जो वो ये डिफ्यूज होगा आगे, और यहाँ से अमोनिया आगे जो है वो डिफ्यूज होगा, यानी मूव जो है ना ये वो करेगा। अब क्योंकि अमोनिया जो है ना उसका जो जो मेरी डिफ्यूजन है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर के ऊपर और एक ये मास के ऊपर। अगर मेरा टेम्परेचर जो वो ज़्यादा हो तो डिफ्यूजन जो वो फास्टर होती है, टेम्परेचर से डिफ्यूजन डायरेक्टली जो वो प्रोपोर्शनल, अगर टेम्परेचर जो वो ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन जो वो ज़्यादा होगी, वेयर एज मास से जो है वो डिफ्यूजन इनवर्सली जो है वो प्रोपोर्शनल है। अगर मेरा मास जो है वो कम होगा तो डिफ्यूजन भी क्या होगी, ये अगर मास जो है वो ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन मेरी ये वो कम होगी। अब जैसे HCl है, HCl का जो HAMR है वो है 36.5 ना, क्लोरीन का 35.5, और +1 हाइड्रोजन का तो 36 जिसका HAMR है। वेयर है जो अमोनिया है, अमोनिया का क्या है, नाइट्रोजन का 14 और 3 जो है वो हाइड्रोजन होते हैं। तो ये मेरे पास हो गया 17, सही। अब यहाँ पे 36 जो है ना ये अमोनिया है, 36 इसका मास है और 17 अमोनिया का के मास है। तो यहाँ से अमोनिया जो है कि मूव करेगा, यहाँ से HCl जो है ना मूव के करेगा, लेकिन क्योंकि अमोनिया का मास जो है वो कम है तो अमोनिया ज्यादा जो है कि मूव करेगा, HCl का मास कम है तो वो कम जो है कि मूव करेगा, आहिस्ता मूव करेगा। तो यहाँ पे ए पे आके दोनों रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर आके ये NH4Cl जो ये बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है ना, अब देखो यहाँ पे जो अमोनिया है वो कम डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है, जो अमोनिया है, जो यहाँ पे अमोनिया है वो कम डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जो अमोनिया है यहाँ पे वो ज्यादा डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है। जो यहाँ पे अमोनिया है ना, अमोनिया यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है क्योंकि इसका मास जो वो कम है। वेयर है जो HCl है वो ज्यादा
वो कम डिस्टेंस वो कवर कर रहा है क्योंकि उसका मास जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अब वो बोला है राइट द केमिकल इक्वेशन, फॉर द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया विद HCl। अब यहाँ पे NH3 HCl के साथ जो रिएक्शन कर रहा है NH4Cl जो है वो बना रहा है। नेम द प्रोसेस बाय विच द अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैसेज मूव इनटू द ट्यूब, डिफ्यूजन, अभी जो मैंने बताया। एट which point A, B और C, D डज द वाइट सॉलिड फॉर्म, यानी कि NH4Cl जो वो बन रहा है, एक्सप्लेन वाई द वाइट सॉलिड फॉर्म्स एट दैट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे जो ए पे जो है मेरे पास ये बन रहा है क्योंकि ए जो है वो अमोनिया से दूर है, तो अमोनिया जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ही वो कवर कर रहा है। और HCl जो है ना वो कम डिस्टेंस जो है ना ये वो कवर कर रहा है। सही है। अब जो मेरे पास जो वो बन रहा है ना NH4Cl जो सॉलिड बन रहा है वो मेरे पास बन रहा है ए पे, क्यों? क्योंकि अमोनिया का जो वो मास है ये वो कम है किससे, HCl से, तो अमोनिया ज्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। अच्छा देखें, उसके उसके बाद हमें बोल रहा है द एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड एट अ हायर टेम्परेचर, predict how the result of the experiment would be different, explain your answer, कि मेरा जो रिजल्ट है वो किस तरीके से डिफरेंट जो है ना वो हो सकता है अगर मैं हायर टेम्परेचर जो है वो यूज़ करूँ। देखो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है वो टेम्परेचर से, अगर टेम्परेचर जो वो ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर मैं टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करूंगा तो वाइट सॉलिड जल्दी जो वो बनेगा, क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो फास्टर होगी, क्योंकि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, डिफ्यूजन वुड बी फॉर फास्टर एट अ हायर टेम्परेचर। अब डिफ्यूजन वो फास्टर क्यों है एट अ हायर टेम्परेचर, पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी, सो दे मूव फास्टर, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो है ना, अब देखो जैसे कि ना फिजिकल और केमिकल जो वो चेंजेस होते हैं ना, इनमें दोनों में वो डिफरेंस जो है ना ये वो क्या होता है ना, ये भी हमारे पास ये कभी कभार ये आ जाता है। देखो जो फिजिकल चेंज होता है ना वो रिवर्सिबल होता है, जो केमिकल चेंज है वो नॉर्मली रिवर्सिबल जो वो नहीं होता, ठीक है। वैसे बहुत कम होता है, यानी कि फिजिकल चेंज को आप बहुत आसानी से जो है ना रिवर्स ही कर सकते हो। आपने बस वो सॉलिड था, सॉलिड को लिक्विड जब वो बनाया, फिर देन आपने लिक्विड को दोबारा सॉलिड में जो है चेंज ही कर दिया, तो ये फिजिकल चेंज है। लेकिन जो रिवर्सिबल या रिएक्शन होते हैं वो काफी तो मुश्किल होते हैं, ठीक है। अच्छा केमिकल चेंज में कोई नया ये प्रोडक्ट नहीं के बनता, जैसे H2 है, ये गैस था, मैंने इसको लिक्विड में चेंज कर दिया, तो कोई नया प्रोडक्ट जो ये नहीं बना, सिर्फ ये जो गैस है ये वो लिक्विड में चेंज हो गया, दैट्स इट। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है उसमें तो पूरा नया जो है ना प्रोडक्ट ये बन रहा होता है, सही। तो ये दोनों में जो है वो डिफरेंस आता है। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ जरा हेक्सो और ये हैंडो पे, जो कि हमारे पास ये एनर्जेटिक का होता है। तीन इसमें जो वो चीज़ें होती हैं, एक एक्सो एंडो, फिर एक जो वो ग्राफ होता है, फिर एक जो है ना इसमें ये बॉन्ड एनर्जी का जो वो टॉपिक होता है। जो ये सारी रिकॉर्डिंग्स है मैं सारी वो ग्रुप पे ये वो डाल दूंगा, सारी A to Z, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब हमारे पास क्या होता है। अब एक्सो हैंडो में क्या होता है, हेक्सो में हम हीट जब वो देते हैं, ठीक है, टू ब्रेक द ये बॉन्ड्स ना, जैसे देखो यहाँ पे ये हमारे पास है, यहाँ पे देखो जैसे ये मेरे पास एक ये रिएक्शन हो रहा है NaOH का। अब ये HCl से जो है ना रिएक्शन कर रहा है टू फॉर्म NaCl प्लस H2O, टू फॉर्म NaCl प्लस H2O ना। अब ये H2O के साथ क्या कर रहा है ये वो रिएक्शन कर रहा है, NaOH इज रिएक्टिंग विद HCl टू फॉर्म NaCl प्लस H2O। सही है, ये रिएक्शन कर रहा है NaCl के साथ टू फॉर्म H2O। ओके, अब हमारे पास क्या है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो अब यहाँ पे हेक्सो एंडो है क्या, बस 2 मिनट की चीज़ है वो समझ लो, फिर उसके वो बाद जो है ना हम आगे जो है के बढ़ते हैं। देखो एंडो एक्सो हमारे पास जो है ना वो होता क्या है। एंडो एक्सो हमारे पास होता ये, एंडो एक्सो जो है ना वो हमारे पास होता क्या है। देखो एंडो एक्सो हमारे पास जो है ना ये होता है कि जैसे ये जो ये मेरे पास ये रिएक्शन है, इसकी जो एक्टिवेशन है ये एनर्जी वो 500 ये किलो जूल की है। यानी कि अगर मैंने इनकेस अगर ये रिएक्शन मैंने वो करना है NaOH और HCl का, तो मेरे पास 500 ये किलो जूल की एनर्जी जो है ना वो होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इशू क्या है कि मेरे पास 5 जो मेरे पास एनर्जी है वो 400 पर किलो जूल की है।
तो मुझे अब इसको 100 किलो जूल की एनर्जी को देनी पड़ेगी, ताकि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी इसको चाहिए वो रिएक्शन करने के लिए, वो इसके जो वो पास आ जाए। तो मैं इसको 100 किलो जूल की एनर्जी जो वो दूंगा। तो दैट इज एंडोपोथर्मिक। तो ये एंडो जो पोथर्मिक है, नहीं मैंने वो हटा दिया ना, लॉग जो था वो हटा दिया। सही। तो ये जो 100 किलो जूल की हम एनर्जी दे रहे हैं, जो एनर्जी गिवन है, इट इज एंडोपोथर्मिक। और ये बॉन्ड ये ब्रेकिंग के लिए वो चाहिए होती है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास ये एन ए, ये OH है। अब यहाँ पे एन ए और ये OH का बॉन्ड ये टूटेगा, और एच और Cl का बॉन्ड ये टूटेगा। तभी तो ये एन ए और Cl का आपस में ये रिएक्शन होगा ना। सो बेसिकली ये बॉन्ड को ये ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो वो चाहिए होती है। सो बेसिकली ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो है ना ये वो चाहिए होती है। सही। और जब ये बॉन्ड वो बनता है तो एनर्जी वो रिलीज होती है। अब जब ये बॉन्ड बनता है तो एनर्जी वो रिलीज होती है। तो यहाँ पे टू लेट से 200 किलो जूल की एनर्जी जो वो रिलीज हो रही है, क्यों होती है? क्योंकि भाई जितनी ये कैपेसिटी होती है ये बॉन्ड्स की, वो उतनी एनर्जी ये होल्ड के कर लेते हैं। बाकी सारी एनर्जी ये गिव ऑफ जो है ये कर देते हैं। इसको बोलते हैं एक्सो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्सो एंडो में मैंने एक टेबल जो बनाया हुआ है, इसको जो है ना आप ये देख लेना। एक्सो में हीट जो है वो रिलीज होती है वो सराउंडिंग में, एंडो में जो हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है वो सराउंडिंग से। ठीक है। एंडो में सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्योंकि आप बाहर से हीट जो है ना सिस्टम में ये पर ट्रांसफर कर रहे हो। आप जो हीट है वो बाहर सिस्टम से जो है ना वो सराउंडिंग से सिस्टम में क्या कर रहे हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो। सही। और हेक्सो में क्या होता है, अब हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में दे रहे हो, तो सराउंडिंग की जो हीट है वो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब देन यहाँ पर इसके बाद देखो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ना ये ग्राफ्स आते हैं। जैसे ये मेरे पास ये वो ग्राफ है एक्सो का। जैसे ये मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास जो है ये ग्राफ है एक्सो का। अब देखो जैसे ये मेरे पास एक्सो का ये ग्राफ है। तो एक्सो के वो ग्राफ में यहाँ पे होता क्या है, एक्सो के वो ग्राफ में क्या होता है, ये मेरे पास इसका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट होता है। यानी कि जो रिएक्टेंट ऊपर होता है, ये प्रोडक्ट नीचे होता है हेक्सो में, है ना। और ये एक्सो का ये ग्राफ होता है। अब ये हमें वो ये बता क्या रहा है, ये एक्सो का ये ग्राफ ये है कैसे। देखो एक्सो मेरे पास क्या होता है कि जब हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो कम हो और जो रिलीज हो वो ज्यादा हो, तो वो एक्सो है। यानी एनर्जी गिवन इन जो वो कम होता है, एनर्जी गिवन आउट जो वो ज्यादा होता है, तो वो एक्सो जब वो बन जाता है। यानी जितनी एनर्जी मैंने दी है, अगर उससे ज्यादा मैं एनर्जी रिलीज जो कर रहा हूँ तो वो एक्सो है। जितनी एनर्जी मैंने दी है उससे ज्यादा अगर मैं ये रिलीज कर रहा हूँ तो ये एक्सोपोथर्मिक है। जितनी एनर्जी मैंने ये गिवन करी है उससे ज्यादा एनर्जी अगर मैं ये गिवन आउट कर रहा हूँ, यानी बाहर को रिलीज कर रहा हूँ, तो ये एक्सो है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो चीजें बनानी होती हैं, वो दो एरोज हमें यहाँ पे जो वो बनाने होते हैं। एक तो ये हमें वो बनाना होता है, दूसरा ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हमने ये वो लिखने होते हैं। फिर थर्ड ये हमें एक्टिवेशन एनर्जी जो वो बनानी होती है। अभी एक्टिवेशन एनर्जी जो है यहाँ पर क्या है, फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द पीक। ये हमारे पास एक्टिवेशन जो है ना ये एनर्जी होती है फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द पीक। और उसमें हमेशा जो एरो है वो अपवर्ड होता है, और एरो इज ऑलवेज अपवर्ड इन दी। सही है। जो भी मेरे पास रिएक्शन प्रोफाइल है वो डायग्राम होगी, बट ये हेक्सो है। तो हेक्सो में एंथैल्पी क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। हम सबको क्या पता है, क्योंकि गिवन आउट जो वो ज्यादा है, गिवन इन जो कम है। यानी जितना हम ये गिवन कर रहे हैं उससे ज्यादा जो है वो बाहर एनर्जी बारी वो रिलीज हो रही है। तो इसमें और जो इसका एंथैल्पी होता है वो ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का ये डिफरेंस होगा। ठीक है। और इसका एरो हमेशा क्या बनेगा, ये डाउनवर्ड आएगा। इसका एरो हमेशा क्या बनेगा, इसका एरो हमेशा क्या बनेगा, डाउनवर्ड आएगा। सही। क्योंकि ये वो नेगेटिव है। अगर आपने ये एरो सही नहीं को बनाए तो आपके 2 मार्क्स जो वो कट हो जाएंगे। एक्टिवेशन एनर्जी का एरो हमेशा जो है वो अपवर्ड जो वो बनता है। और एंथैल्पी का एरो अगर ये एक्सो है तो ये डाउनवर्ड होगा। ठीक है। और फिर उसके ये अलावा क्या है, हेक्सो में गिवन आउट जो है वो गिवन इन से वो ज्यादा होता है। और जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो प्रोडक्ट से क्या होती है, वो ज्यादा होती है। अब यहाँ पर आ जाओ एंडो पे। एंडो में रिएक्टेंट की एनर्जी जो वो कम होती है, प्रोडक्ट की जो वो ज्यादा होती है। रिएक्टेंट की एनर्जी जो ये वो कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी जो वो ज्यादा होती है। ठीक है। और इसमें एक्टिवेशन ये एनर्जी क्या होगी, फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द पीक। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द पीक। और जो एंथैल्पी ये क्या होगी, एंथैल्पी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट का वो डिफरेंस होता है। अब क्योंकि ये एंडोथर्मिक है तो उसमें जो एरो होगा वो अपवर्ड होगा, क्योंकि उसमें एंथैल्पी क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है।
सही। अच्छा, अब ये एंडो क्यों है? क्योंकि इसमें एनर्जी गिवन इन जो वो ज्यादा है, गिवन आउट जो ये वो कम है। यानी कि एनर्जी हम इसमें ज्यादा ये वो दे रहे हैं और रिलीज एनर्जी जो वो कम हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंडो है। एंडो में क्या है, एनर्जी गिवन इन जो है एनर्जी गिवन आउट से वो ज्यादा होती है, और जो ये प्रोडक्ट है वो हायर एनर्जी पे होता है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। अच्छा, अब आ जाओ ये बॉन्ड एनर्जीज पे। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास है, वो बोल रहे हैं कि द केमिकल इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ मेथनॉल इज गिवन CH3OH reacting with 3O2 to form 2CO2 plus 4H2O. The equation can be represented as shown. अब ये मेरे पास उसने जो है ना वो ये बॉन्ड्स बना के वो दे दिए, नॉर्मली वो बॉन्ड्स बना के वो दे देता है मेरा तकरीबन ये हमेशा ही। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास जो फॉर्मूला ये वो चलता है ना, बॉन्ड ये उसका एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन का, वो चलता है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला वो चलता है वो क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अब होता क्या है, जो भी मेरे पास ये रिएक्टेंट साइड पर है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, वो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और वो हैंडो होता है। यानी जो भी मेरे पास रिएक्टेंट साइड पर है, यानी वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, वो हमेशा बॉन्ड जो वो ये ब्रेकिंग होगा। और जो भी मेरे पास जो है वो राइट हैंड साइड पर है, यानी ये प्रोडक्ट साइड पर है, वो हमेशा वो फॉर्मेशन होगा। यानी यहाँ वाले जो ये बॉन्ड से ये बनाएंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, और जो रिएक्टेंट साइड वाले ये बॉन्ड है ये बनाएंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ ये ब्रेकिंग। अब यहाँ पर हम इसकी इक्वेशन जो वो बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये ब्रेकिंग की ये इक्वेशन क्या है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो मिथनॉल है इसके बाद टू जो है ना वो ये लगा हुआ है, और अंदर बहुत सारे वो डिफरेंट टाइप की ना ये बॉन्ड्स हैं। तो आप यहाँ पे लिखो टू और एक स्क्वायर ब्रैकेट जो वो लगा दो। सही है, आपने टू लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट जो ये लगा दिया। देन यहाँ पे सी एच के जो है वो कितने के बॉन्ड है, तीन। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 3 × CH। फिर यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड है प्लस सी सिंगल बॉन्ड हो। फिर देन उसके बाद ओ एच का यहाँ पर एक ये के बॉन्ड है, तो प्लस ओ एच आपने ये लिख दिया। और ये ब्रैकेट हो गया वो क्लोज, क्योंकि ये जो टू है ये सिर्फ इस मेथनॉल के साथ है। देन यहाँ पे तीन जो है ये बॉन्ड्स है ओ डबल बॉन्ड हो गए, तो आपने ओ डबल बॉन्ड हो तीन दफा जो है ये लिख दिया। अब यही चीज जो है ना, अब यहाँ पे ये जो एनर्जी, अब यहाँ पे उसने ऑप्शन दिया हुआ है कि जो एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड है वो यहाँ लिखो, जो एनर्जी फॉर्मेशन है वो यहाँ लिखो, और नीचे ओवरऑल चेंज है वो निकालो ना। तो अब यहाँ पे जो है ये भी लिख दो आप, ठीक है। अब यही इक्वेशन आपने यहाँ पे जो कि लिख दी, 2 × स्क्वायर ये ब्रैकेट 3 × CH, यानी 3 × CH। CH की ये बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, 410। तो यहाँ पर आपने CH के बदले 410 जो है वो पुट कर दी, ठीक है। ये है CH की 410, ये है सी सिंगल बॉन्ड O की, और ये है OH की, और ये है O डबल बॉन्ड O की। सही। तो यहाँ पर आपने जो इनकी ये वैल्यूज थी, यानी कि फिर यहाँ पे क्या थी, सी सिंगल बॉन्ड हो की जो ये क्या वैल्यू थी 360, वो आपने यहाँ पे जो ये लिख दी। फिर OH की ये कितनी थी, OH की थी 460, तो 460 आपने यहाँ पे ये लिख दी। फिर ये 3 × O डबल बॉन्ड हो की कितनी है 500, वो आपने यहाँ पे ये वो लिख दी। इन सबको आपने ये ऐड कर वो कर दिया सॉल्व, तो ये आपके पास आंसर आ गया बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे दो मेरे पास जो है ना सी डबल बॉन्ड ये CO2 है। तो एक CO2 में कितने सी डबल बॉन्ड ये ओ है, दो। यानी एक CO2 में दो सी डबल बॉन्ड हो हैं, और टोटल CO2 है कितने, टू। तो 2 × 2 × C डबल बॉन्ड हो, यानी ये वाला टू यहाँ पर ऐसे ही आ गया, ठीक है। ये वाला टू जो है वो यहाँ पर ऐसे ही आ गया, ये वाला टू एज इट इज जो है वो यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पे तो मेरे पास CO2 के जो है ना, CO2 में दो सी डबल बॉन्ड हो के बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 × C डबल बॉन्ड हो। फिर देन मेरे पास चार जो है ना ये मॉलिक्यूल्स हैं ये H2O के, और एक ये H2O में दो OH के जो बॉन्ड है, तो 2 OH। सही है। तो 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4। अब यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड O की एंथैल्पी वो मैंने अभी वो पुट कर दी 805, और जो OH की ये बॉन्ड एंथैल्पी वो मैंने वो पुट कर दी 460। तो यहाँ पे मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन आ गई। तो यहाँ वैसे तो यहाँ पे ये वो करना चाहता है, लेकिन मैंने ऊपर यहाँ पे कर दिया, आप जो है ना यहीं पे करना। तो ये आगे बॉन्ड फॉर्मेशन, ये आगे बॉन्ड ये ब्रेकिंग। अब मेरे पास जो वो फॉर्मूला क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड ये ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड ये ब्रेकिंग कितनी है,
6500, फॉर्मेशन कितनी है दिस, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया -1300, बट हमने 2 से यहाँ पे ये डिवाइड किया हुआ टू गेट द फाइनल आंसर। क्यों? देखो यहाँ पे मेरे पास उसने कहा है कि कैलकुलेट द use the bond energies in the table to determine the enthalpy change for the complete combustion of 1 mole of methanol। मेथनॉल के 1 मोल की एंथैल्पी चाहिए, बट यहाँ पे मेथनॉल के ये मोल कितने हैं? 2। तो यहाँ पर जो भी मैंने एंथैल्पी ये वो निकाली है, वो 2 मोल की जो है ना, ये वो निकाली है, 1 मोल की नहीं वो निकाली। तो ये 1 मोल के लिए क्या मैंने ये करना होगा, एंड में इसको 2 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड जो है ना ये कर दूंगा, तो वो 1 मोल की हो जाएगी। सही। अच्छा, अब यहाँ पर इन वो क्वेश्चन में आप लोगों को ये इश्यूज होते हैं वो शुरू से, जहाँ पर वो ओवरऑल जो है ना रिएक्शन की एंथैल्पी को देके किसी वो बॉन्ड की एंथैल्पी जो वो पूछ ले। वो बोले द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द फिगर 4.2। अब ये हैसा 4 है, ये रिएक्शन कर रहा है 2H2O से, ये 2H2O है ना। देखो, 2H2O जो वो बने हुए हैं टू फॉर्म SO2 +4HF। ठीक है। अब ये मेरे पास बॉन्ड जो ये ब्रेकिंग है, और ये जो ना बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो भाई अब यहाँ पर मेरे पास ना, यहाँ पे सबसे पहले क्या वाला है, बॉन्ड जो है ये ब्रेकिंग में 4 जो है ना है, ये एसएफ के आ रहे हैं बॉन्ड, 1 2 3 4। तो ये मैंने लिख दिया 4SF प्लस, यहाँ पे हुएज के बॉन्ड जो ये कितने आ रहे हैं, यहाँ पे उसने ना अलग से मुझे करके के दे दिया, तो 1 2 3 4 OH के 4 आ रहे हैं पॉइंट, तो 4 × OH। तो मैंने यहाँ पर जो HF की वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट करी, जो OH की वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट करी, तो मेरे पास आंसर आ गया 31460। फिर मुझे यहाँ पे क्या चीज़ है वो फाइंड आउट करनी है, यूज अप बॉन्ड एनर्जीज इन द टेबल 4.1 एंड द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, जो कि यहाँ पे मुझे दी हुई है -54, टू कैलकुलेट द एस डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एनर्जी इन द किलोजूल पर मोल, यानी कि जो एस डबल बॉन्ड ओ है उसकी बॉन्ड एनर्जी मैंने क्या निकालनी है। अब देखो, जो एस डबल बॉन्ड ये हो है, इसकी यहाँ पे एस डबल बॉन्ड हो के कितने के बॉन्ड है, तो 2 × S डबल बॉन्ड ओ मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। यहाँ पर इसकी इक्वेशन जो है ये क्या बनेगी, 2 × S डबल बॉन्ड ओ प्लस, यहाँ पे HF के जो है के बॉन्ड कितने हैं, 4, तो 4 × HF। अब एस डबल बॉन्ड हो तो मैंने यहाँ पे वो निकालना है, वो तो यहाँ पे वो दिया बनी है, लेकिन HF दिया हुआ है, HF कितना है 570, तो 4 × 570। तो ये मेरे पास की इक्वेशन बन जाएगी 2S डबल बॉन्ड ओ प्लस 4 × 570 इज 2280। ये आ गए मेरे पास बॉन्ड फॉर्मेशन, ये आ गई बॉन्ड ये ब्रेकिंग की। सही। भाई अगर ये किसी को समझ नहीं आ रहा तो भाई यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने करना है क्या, यहाँ पे जितने भी मेरे पास रिएक्टेंट के वो बॉन्ड्स हैं उनको मैंने कंबाइन जो है ना ये वो कर देना, आपस में ऐड जो है ना ये वो कर देना है। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग मेरे पास जो है ना वो बन जानी है। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये हैसफ है, हैसफ 4 है, यहाँ पे हैसफ के बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 हो गए हैसफ के बॉन्ड्स हो गए, प्लस यहाँ पे OH के बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, OH के 4 आ रहे हैं बॉन्ड, तो 4 × OH। अब आपने वो कुछ भी नहीं करना, जो टेबल में एसएफ की वैल्यूज है वो यहाँ पे ये पुट करनी है, जो टेबल में OH की वैल्यूज है वो यहाँ पे ये पुट करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ना इक्वेशन आ गई बॉन्ड फॉर्मेशन की, बॉन्ड ब्रेकिंग की, तो ये वैल्यू आई है। अब मैंने ये करना क्या है, वही जो मेरे पास ये वो फॉर्मूला है ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बॉन्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो तो मेरे पास कितना है, ये रहा +50 -54, ये दिया हुआ है -54, मेरे पास जो है ना बॉन्ड एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है मेरे पास। तो -54 मैंने यहाँ पे पुट किया। फिर बॉन्ड ये ब्रेकिंग जो है ये कितनी है, बॉन्ड ब्रेकिंग ये रही 316 जो है कि पुट करी माइनस। अब यहाँ पे HF क्या है, HF की इक्वेशन है 2 × S डबल बॉन्ड प्लस 2280, वो मैंने यहाँ पे ये पुट कर दी। अब ये जो नेगेटिव है, ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी जो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये एस डबल बॉन्डों के लिए आप ये वो सॉल्व कर लो, इन दोनों को इस तरफ जो वो शिफ्ट कर दो और 2 से जो वो डिवाइड कर दो बस। तो ये आपके पास एस डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एंथैल्पी आ जाएगी। अच्छा, देन अब हमारे पास आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा देखो, रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि भाई हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है,
जो भी हमारे पास ये प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो उनमें से दो चीजें इसमें है जो हमें मोस्ट रिपीटेड आती हैं। एक तो ये ग्राफ, इसमें क्या है, जो रिएक्शन हो रहा है किस तरीके से ये ग्राफ शो कर रहा है। दूसरा वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट जो है ना यहाँ पे ये कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वो बोल रहे हैं कि भाई स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन ये पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, यानी H2O2 को हम ये डिकम्पोज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O प्लस ये O2। ठीक है, अब वो बोले कि स्टेट द मीनिंग ऑफ अ टर्म कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ये हमारे पास क्या है, सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट रूट ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। दो मार्क के हमेशा ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब देखो क्या है, यहाँ पर हम H2O2 को डिकम्पोज कर रहे हैं टू H2O एंड O2। अब यहाँ पर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन एनालाइज जो है ना ये हम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें आपको ये याद रखनी है। जो वो सॉलिड होता है ना, जो मेरे पास है वो सॉलिड होता है। सॉलिड का सिर्फ जो है वो मास हम जो है ना मेजर ये वो कर सकते हैं। सॉलिड का सिर्फ हम मास जो है ना मेजर ये वो कर सकते हैं। जो हमारे पास ये वो लिक्विड होता है, लिक्विड का मास और वॉल्यूम दोनों हम मेजर ये कर सकते हैं। लिक्विड में ये एक्वस भी आ जाता है। और जो वो गैस होती है उसका सिर्फ हम ये वॉल्यूम मेजर ये हम करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये है क्या, यहाँ पे मेरे पास एक फ्लास्क है। फ्लास्क में मैंने H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो के लिया हुआ है। अब इसमें जो है ना मैंने इस मैग्नीस ऑक्साइड इसमें ये ऐड किया और ऊपर से कॉटन फुल जो है ना ये पे लगा दी। तो जब मैग्नीस ऑक्साइड मैंने ये ऐड किया तो मैंने स्टॉप ये क्लॉक भी इसके साथ जो है वो स्टार्ट जो है ये कर दी। अब मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीकों से कैलकुलेट ये कर सकता हूँ। एक क्या है कि जो मेरा H2O2 है, मैंने इसका स्टार्टिंग में वो मास कैलकुलेट के कर लिया मैग्नीस ऑक्साइड ऐड करने से पहले। तो इसका वो मास आ रहा था 5 ग्राम। फिर जैसे जैसे रिएक्शन ये होता रहा तो सॉल्यूशन का मास कम जो है ना वो होता रहा, और सॉल्यूशन का मास जो वो कम होके हो गया 4 ग्राम। अब जो वो मास था ये कैसे ये वो कम हो गया, क्यों? क्योंकि मेरा जो H2 ये O2 है वो H2O और ऑक्सीजन में चेंज हुआ। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो ये गैस है, गैस का तो ये मास होता ही नहीं है, गैस का तो ये वॉल्यूम होता है। तो इस तरीके से इसका जो मास है वो 5 ग्राम से 4 ग्राम में चेंज हो गया, यानी मास डिक्रीज हो गया। तो सॉल्यूशन का मास जो है वो रिएक्शन एज अ रिएक्शन ये प्रोग्रेस डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि मेरे पास गैस जो है वो बन रही होती है। क्योंकि जो जब मेरे पास कोई सॉलिड या एक्वस या वो लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उसका जो वो मास होता है वो भी ये किस में जो वो चेंज हो जाता है, ये वॉल्यूम में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीकों से कैलकुलेट ये कर सकता हूँ। एक तो जो जितना मास ही वो कम हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मैं कैलकुलेट कर लूँ, या फिर जितना O2 का ऑक्सीजन जो है ये कलेक्ट हुआ है वो मैं मेजर जो है कि कर लूँ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ है। वो बोले अ ग्राफ ऑफ द मास ऑफ द फ्लास्क एंड कंटेंट्स अगेंस्ट टाइम इज शोन। अब ये वाई एक्सिस पे क्या है, द मास ऑफ फ्लास्क एंड कंटेंट, एंड वाई एक्सिस पे टाइम है। अब देखो यहाँ पे मेरा रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब वो बोले सजेस्ट वाई द मास ऑफ अ फ्लास्क एंड द कंटेंट डिक्रीजेस एज द टाइम इंक्रीजेस। तो अब यहाँ पर क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन वो गैस जो है ये प्रोड्यूस हो रही है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना। ऑक्सीजन गैस ये प्रोड्यूस होती है। अब वो बोलेंगे डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रिएक्शन एज द टाइम इंक्रीजेस। अच्छा देखो कुछ चीजें यहाँ पे जो ये सुन लो, ये हर हर चीज के लिए होगी। देखो एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन मेरा जो रेट है वो मैक्सिमम होगा। क्यों? एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन मेरा रेट मैक्सिमम इसलिए होगा क्योंकि रिएक्टेंट की जो वो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम है। तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी ना, तो कोलिजन भी क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। कोलिजन भी क्या होगा, पोमैक्स होगा। जब कोलिजन पोमैक्स होगा तो ट्रेड भी मेरा क्या होगा, ये बहुत ज्यादा होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता ये जाएगा तो मेरा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज जो है ना होता है क्या रहेगा, कन्वर्ट जो है ना वो होता रहेगा। तो जब मेरा जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की वो कम हो जाएगी तो कोलिजन भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी वो कम हो जाएगा। अब एक टाइम ऐसा आता है कि मेरा जो वो ग्राफ है ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है, मेरा जो ये वो ग्राफ है ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो अब होगा क्या, जब ये ग्राफ मेरा हॉरिजॉन्टल हो रहा है दैट मीन्स कि मैं अब देखो यहाँ पे जो ग्राफ हॉरिजॉन्टल होने का मतलब क्या है, जो मेरा मास ऑफ ये फ्लास्क है वो कांस्टेंट हो गया। अब वो मजीद चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर मेरा जो रेट है वो जीरो हो गया, क्योंकि जो है ना ये ग्राफ हो गया ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ग्राफ ये हॉरिजॉन्टल फर्स्ट को यहाँ पर ही हॉरिजॉन्टल हुआ है, तो यहाँ पर मेरा रिएक्शन जो वो खत्म हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, रिएक्शन खत्म। रिएक्शन जीरो होगा, क्यों? जितने भी रिएक्टेंट जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी थी उन्होंने
रिएक्शन जो के कर लिया। अब इसके नीचे जितने भी ये रिएक्टेंट्स ये बचे हैं, इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है कि नहीं है। अब जिस भी पॉइंट पे मेरा ग्राफ जब ये हॉरिजॉन्टल होगा ना, उस वो टाइम और उस कंसंट्रेशन पे मेरा रिएक्शन क्या हो गया, ये खत्म हो गया। सही। अब देखो यहाँ पे वो बोले डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रिएक्शन एज द टाइम इंक्रीजेस। अभी जो मैंने सारी चीजें ये बताई है ना, जब मैं आपको ये फाइल सेंड करूंगा तो उसके पीछे सारी चीजें ये लिखी होंगी। बहुत सारे को मैं वो नोट्स भी जो है ना ऐड यहाँ पे ये वो कर दूंगा, ठीक है। maximum at this start but decreases as a time increases and after some time the rate becomes zero। अच्छा, देन उसके के बाद बोला है द स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट एट अ हायर टेम्परेचर, ऑल द अदर कंडीशन स्टेज द सेम, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर। क्यों हो रहा है? देखो, जब भी मैं टेम्परेचर इंक्रीज जो है ना ये करता हूँ, देखो इसमें अपनी तरफ से कुछ भी खुदा के वास्ते लिख के नहीं आना। आप लोग पता नहीं क्या क्या बातें जो है ना लिख के ये आ जाती हो। भाई याद करने का है, सिंपल ये समझ के जो है ये वो याद कर लो, और वही चीज जो है ना ये वो लिख के आना। देखो होता है क्या है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज जो है ना ये करते हैं, टेम्परेचर क्या होता है? बेसिकली हीट एनर्जी है। टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, बेसिकली मैं हीट एनर्जी को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि जो बॉडी होती है ना, वो हीट एनर्जी को कभी भी हीट एनर्जी के तौर पे ये एब्जॉर्ब नहीं करती। वो बॉडी को एज ए वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पे जो वो एब्जॉर्ब करती है। यानी कि अगर मैं बॉडी की एनर्जी इंक्रीज, अगर मैं किसी को ये हीट दे रहा हूँ, तो जो बॉडी है ना, वो उस एनर्जी को एज ए काइनेटिक एनर्जी के तौर पे ये एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, तो जो ये बॉडी की एवरेज वो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। अब जो ये बॉडी है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। अब वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब जो क्या करेगी? वो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब जो ये तो करेगी कि जो पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के वो ये बराबर या उससे ज्यादा जो है ना वो हो जाए। तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज के कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? एवरेज वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जो एनर्जी है वो कितनी ये इंक्रीज हो रही है? पार्टिकल्स इतनी एनर्जी जो ये गेन कर रहे हैं कि उनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी से ये बहुत ज्यादा, या उससे या तो एक्टिवेशन एनर्जी से ये बहुत ज्यादा, या एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो जाए। तो जब ऐसा ही ये होगा तो मेरे पास ज्यादा इफेक्टिव जब वो कोलिजन होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स की एनर्जी वो इंक्रीज हो रही है, और ये कितनी इंक्रीज होगी? यानी क्या वो जो पार्टिकल है वो एनर्जी एब्जॉर्ब ये वो करते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब जो ये करेंगे जब तक उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के वो बराबर या उससे थोड़ी सी ज्यादा जो है वो नहीं हो जाती। जैसी ये वाली ये कंडीशन आएगी, तो वहां पर ये एनर्जी स्टोर करना ये बंद कर देंगे। ठीक है। तो अब जब इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के जितनी है उससे ज्यादा ये हो गई, तो अब क्या होगा? जो कोलिजन है वो ज्यादा होगा, क्योंकि इनके पास ये ज्यादा एनर्जी होगी। तो जो रेट है वो भी जो है ना ज्यादा हो जाएगा। फिर देन उसके ये बात हमारे पास है, वो बोला है कि ड्रॉ अ लाइन ऑन द ग्राफ इन बी फॉर द एक्सपेरिमेंट एट अ हायर पर टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे हमें हायर पर टेम्परेचर पे जो है ना वो ग्राफ करना है प्लॉट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है? हायर वो टेम्परेचर और लो वो टेम्परेचर, यानी कि हायर रेट और लो रेट दोनों के लिए मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हायर रेट में हमारे पास क्या होता है? हायर रेट में क्या है? देखो जब भी मैं कोई वो ग्राफ कर रहा हूँ, दो चीजें। एक तो उसका जो ये उसका जो रेट है वो ओरिजिनल के रेट के को जितना है या उससे ये कम है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है ओरिजिनल से कम है या ओरिजिनल से ये ज्यादा है। सेकंड चीज जो हमें यहाँ पे के देखनी है कि जो फाइनल अमाउंट है वो तो सेम रहेगा। क्योंकि रेट इंक्रीज करने से फाइनल अमाउंट पे कोई भी फर्क नहीं के पड़ता। यानी जो अमाउंट है वो उतना ही जो है ना ये रहेगा। अब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज जो है ना ये कर रहा हूँ ना, तो अब देखो जैसे यहाँ पे इतने टाइम में मेरा रिएक्शन तो खत्म हो रहा है। यानी इतने टाइम में जो मेरा ये ग्राफ है ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है ना। इतने वो ग्राफ में मेरा जो इतने टाइम में जो मेरा ग्राफ है हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो जब मैं फास्टर रेट से ये बनाऊंगा ना, तो जल्दी को टाइम में ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जल्दी टाइम में ही हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, बट जो अमाउंट है वो सेम रहेगा। देखो यहाँ पर ये जल्दी वो टाइम में उससे वो कम टाइम में क्या हो गया? ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये था एट हायर रेट, यानी कि हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे क्या था? हायर था। और अगर मैं लो टेम्परेचर के साथ ये को बनाऊंगा तो ये ज्यादा टाइम जो है ना कि लेगा टू कंप्लीट द रिएक्शन। तो अब ये ज्यादा टाइम जो है ना कि ले रहा है टू कंप्लीट द रिएक्शन। ये मैंने थोड़ा अजीब सा ये वो बन गया। तो ये मेरे पास है
स्लोवर रेट यानी कि लो रेट के साथ हो रहा है जब मेरा टेम्परेचर जो फुल है। सही। अच्छा, सेम यही जो चीज़ है ना, ये यहाँ पर ये गैस के लिए वो बनाई हुई है, सेम जो है ये चीज़ है ना, यहाँ पर जो गैस का ये वॉल्यूम है वो हम जो वो मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो है ना वो सेम चीज़ होगी। अगर मैं जैसे देखो, जैसे यहाँ पर उसने ये हमें बोला है कि पहले ये हम देख लेते हैं, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग द सेम मास ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, powdered manganese oxide, ये powdered manganese oxide is used instead of large lumps, and all the condition stays the same. Sketch a graph on the axis in the B to show the volume of gas changes with time. यानी कि अब मैं powdered के बदले, सॉरी, लम्प के बदले powdered फॉर्म यूज कर रहा हूँ। तो जब मैं पाउडर फॉर्म यूज करूंगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज ये होगा, तो जैसे फर्स्ट को यहाँ पर इतने टाइम में जो है ना ये रिएक्शन को खत्म हो रहा है, ठीक है। तो जब मैं हायर रेट बनाऊंगा तो जल्दी जो है ना रिएक्शन वो खत्म हो जाएगा, जल्दी वो कंसंट्रेशन जो है ना, जो वॉल्यूम है वो अचीव जो है ना ये कर लेगा, ये हाई। और जो लो ये रेट है उसके साथ क्या होगा, अगर मैं ये और जो है ना बड़े बड़े पीस कर दूं मैग्नीस ऑक्साइड के, तो वो और ज्यादा टाइम जो है ना ये लेगा टू कंप्लीट अ रिएक्शन से। अच्छा देखो, अब ये चार ये मार्क के लिए वो बोला है कि व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ दिस रिएक्शन एज द टाइम इंक्रीजेस, इन योर आंसर एक्सप्लेन व्हाई द रेट चेंजेस इन दिस वे। देखो, जब मैं जैसे जैसे वो टाइम बढ़ा है रेट डिक्रीज हो रहा है, क्यों? अभी देखो ये पूरा कंप्लीट जो है ना ये लिखा हुआ है, जैसे जैसे जब टाइम बढ़ रहा है रेट डिक्रीज हो रहा है, क्यों? एज द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट, सो देयर विल बी लेस concentration of reactant, so less effective collision, but at the end rate zero when all the particles with required activation energy had reacted। यानी कि रेट डिक्रीज होगा क्योंकि जो मेरा रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है ये प्रोडक्ट में। तो क्या होगा, जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इफेक्टिव कोलिजन जो वो कम हो जाएगा। और एट द एंड जो मेरा रेट है वो जाएगा जीरो, क्योंकि जो जो भी ये पार्टिकल जिनके पास रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी थी उन्होंने रिएक्शन जो है वो कर लिया है। सही। अच्छा देखो, इसी तरीके से फिर यहाँ पे ये हमारे पास ये रेट ऑफ रिएक्शन का ये लास्ट है। इथीन गैस रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म गैसेस इथेनॉल। अब वो बोले कि द रिएक्शन कैन रीच अ पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस इट्स कंसंट्रेशन। एक्सप्लेन state and explain the effect of increasing the pressure on the rate of reaction and all the conditions are unchanged। भाई अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ ना, तो उसने कहा है ना प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से ये होता क्या, पार्टिकल जो वो करीब करीब आ जाते हैं। भाई देखो, मेरे पास ये दो जो बॉक्सेस है ना, दो मेरे पास ये बॉक्सेस हैं, दोनों बॉक्सेस सेम है, यानी कि ये वॉल्यूम सेम है। बट इशू क्या है, इसमें जो है ना इतने ये पार्टिकल्स हैं और इसमें इतने जो है ना पार्टिकल्स हैं, एक है ए एक है बी। तो कंसंट्रेशन किस में होगी ज्यादा, कंसंट्रेशन बी में होगी ज्यादा। ए में जो कंसंट्रेशन है वो लो होगी, क्यों? क्योंकि ए में वो पार्टिकल जब वो दूर दूर है तो कोलिजन भी क्या होगा, वो कम होगा। वेयर एज बी में कंसंट्रेशन वो ज्यादा है, ज्यादा वो पार्टिकल्स हैं पर यूनिट ये वॉल्यूम, तो कोलिजन भी क्या होगा, कोलिजन भी क्या होगा, वो ज्यादा होगा। जब कोलिजन बहुत ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, बी में पार्टिकल जो वो करीब करीब आ गए। अब जो वो रेट इंक्रीज हो रहा है, क्यों? द पार्टिकल्स कम क्लोज टुगेदर, सो देयर विल बी मोर कोलिजन। सही। तो ये कंसंट्रेशन, ये प्रेशर भी हो गया, सरफेस एरिया भी हो गया और आगे भी हो गया। अच्छा देखो, अब यहाँ पर एक चीज है, वो बोले अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन वाज क्लीन, द एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड यूजिंग द क्लीन मैग्नीशियम रिबन इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम ये क्लोराइड, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन ग्रेजुअली इंक्रीज ओवर द फर्स्ट 2 मिनट्स, एक्सप्लेन व्हाई द रेट इंक्रीज्ड। भाई हमने तो ये पढ़ा है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन एट द वेरी स्टार्ट जो है वो मैक्सिमम होता है, उसके बाद वो जैसे जैसे टाइम ये इंक्रीज होता है रेट मेरा डिक्रीज हो रहा है। बट वो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेट तो शुरू के फर्स्ट 2 मिनट्स में इंक्रीज हो रहा है, यानी जो हमने पढ़ा है उसके ये अगेंस्ट आ रहा है। तो रीजन क्या है? भाई रिएक्शन है मेरा एक्सोथर्मिक, तो जैसी रिएक्शन ये स्टार्ट हुआ ना, तो उसने हीट रिलीज करना स्टार्ट कर दी। तो हीट जो वो कहाँ आ रही है, हीट जो वो सॉल्यूशन में आ रही है, वो सिस्टम में आ रही है। तो वो जो हीट है वो क्या कर रही है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज जो है ना ये कर रही है। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर का ये फैक्टर आ गया।
यानी वैसे हमने ये क्या पढ़ा है कि एट द स्टार्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर मैक्सिमम होता है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो मैक्सिमम होती है, एंड व्हेन द टाइम ये प्रोग्रेस रिएक्टेंट जो वो प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट होते हैं और मेरा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होने जो क्या लगता है क्योंकि रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन ये कम हो रही है, तो कोलिजन भी ये कम होगा। बट यहाँ पे ये है, ये रिएक्शन एक्सो है, तो ये बहुत अच्छे अमाउंट में हीट जो है ना प्रोड्यूस ये वो करेगा। तो वो हीट क्या करेगी, वो फॉर अ टाइम बिंग रिएक्शन रेट को इंक्रीज जो ना करती है वो रहेगी। सही है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, दैट इंक्रीजेस द एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल नाउ एक्टिवेशन एनर्जी, और नाउ द पार्टिकल्स द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर greater than the activation energy, so particles move faster, so they will have more effective collision। देखो अब यहाँ पे ना हमारे पास है, देखो रिवर्सिबल एक्शन में तीन चीजें आपने जो है ये वो देखनी है जो कि रिपीट होती है। डेफिनेशन, देन हैबर प्रोसेस और ली चैटलियर जो है ना ये प्रिंसिपल। डेफिनेशन क्या है, देखो वो बोला है कि हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट टुगेदर इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म। अब देखो यहाँ पे कलर्स जो होते हैं ना ये इशू हमारे पास जो है ना ये करते हैं। अब यहाँ पर H2 जो है वो कलरलेस गैस है, I2 जो है वो ये पर्पल गैस है, और जो Hi है वो भी एक कलरलेस जो है ना एक गैस है। वो बोल रहे हैं कि द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, forward reaction XON. A gas syringe is an equilibrium mixture of hydrogen, iodine, and HI. Gases was sealed and heated to 250 degrees C. The equilibrium mixture was a pale purple color due to the iodine ना, क्योंकि रिएक्शन में और मिक्सचर में iodine है। What is meant by the term equilibrium? दो मार्क का है। Rate of forward is equals to the rate of backward, and the concentration of reactant is equals to R, and the concentration reactant product are वो constant, not same, constant। और ये क्लोज जो है ना वो सिस्टम्स के लिए चाहिए होता है। इसमें लिखा होता है क्या है वो कंडीशन है, तो कंडीशन होती है क्लोज्ड सिस्टम, ये वो कंडीशन है। और इक्विलिब्रियम है क्या, द फॉरवर्ड रिएक्शन, द फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ ये बैकवर्ड, एंड द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। अब वो बोला है कि द प्लंजर ऑफ द सिरिंज वाज प्रेस्ड इन अ while the end of a gas syringe was blocked, दिस इंक्रीजेज द प्रेशर, यानी कि ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। द पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम डिडंट चेंज, द कलर ऑफ द गैसियस मिक्सचर टर्न डार्कर पर्पल, गिव अ रीजन व्हाई द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिडंट चेंज। देखो है क्या मेरे पास, जब मैं प्रेशर इंक्रीज किया तो मेरी जो पोजीशन थी इक्विलिब्रियम की वो चेंज हुई है। देखो सीधा सा यहाँ पे ना रूल चलता है, ये प्रेशर में प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा इक्विलिब्रियम जाएगा टुवर्ड्स दी मोर मोल्स ऑफ गैस। प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम जाएगा मोर मोल्स ऑफ गैस की तरफ। ठीक है। और अगर मैंने प्रेशर टिक सॉरी मैंने बिल्कुल अपोजिट जो चीज लिख दिया, प्रेशर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये जाएगा वो लेस मोल्स ऑफ ये गैस की तरफ। प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया तो ये जाएगा वो लेस मोल्स ऑफ गैस की तरफ, और मैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये जाएगा मोर मोल्स ऑफ गैस की तरफ। सही है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये प्रेशर कर दिया इंक्रीज। उसने कहा ना कि दिस इंक्रीज द प्रेशर, बट इक्विलिब्रियम तो चेंज ही नहीं हुआ। अब जब मैं ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये लेस मोल्स ऑफ गैस की तरफ जो है जाना चाहिए, बट यहाँ पर इशू क्या है, दोनों तरफ जो है ना वो मोल सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे HI का जो एक मोल है तो H2 का एक मोल है, I2 का भी ये एक मोल है। दोनों के एक एक जो है ना ये मोल्स हैं यहाँ पे, तो टोटल मोल्स हो गए इस तरफ 2। और फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो 2HI, यहाँ पे भी वो 2 मोल्स है, तो दोनों तरफ 2 2 जो है ना ये मोल्स है। तो दोनों तरफ जो है ना वो मोल सेम है, तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट जो है ना यहाँ पे ये नहीं होगा। सही है। फिर देन उसके के बाद है वो बोलेगे suggest why the gaseous mixture suggest why the gaseous mixture turned darker purple even though the position of equilibrium didn't change। देखो जब ये यहाँ से वो प्लंजर को आगे की तरफ ये लेके जाएगा ना, तो पार्टिकल जो है वो करीब करीब आ जाएंगे। जो आयोडीन के पार्टिकल्स हैं पहले वो इस पूरी को जगह में जो है ना वो स्कैटर्ड थे। जब वो ये प्लंजर और ये करीब लेके आया, वो लेट से इतना करीब जो है ना ये लेके आ गया, तो अब जो आयोडीन के पार्टिकल्स होंगे अब वो इतनी जगह में जो वो गैदर हो जाएंगे। पहले वो इस पूरी ये जगह में थे, तो क्या होगा जब वो करीब करीब आएंगे तो वो डार्कर जो है ना वो पर्पल जो वो कलर हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा जो है ये जगह से वो कम को ये जगह पर आ गए तो इनकी वो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, तो कलर जो वो डार्कर हो गया।
पार्टिकल मूव क्लोजर टुगेदर। अब वो बोल रहा है कि भाई द टेम्परेचर ऑफ अ गैस रेंज वाज इंक्रीज टू 300 डिग्री पर सेल्सियस। What happened to the position of equilibrium when the temperature of a gas range was increased? अब देखो यहाँ पर आपको एक रूल जो को समझा रहा हूँ, जो कि आपने यहाँ पे याद जो है ना रखना है। यहाँ प्रेशर की बात हम ऊपर जो को ले जाते हैं, वैसे ये सारी चीजें मैं पीछे जो है ना इसके पूरे नोट्स जो है वो पेज शेप पर कर दूंगा ना, कि प्रेशर के वो कम होने से क्या होता है, यानी कम ज्यादा वो टेम्परेचर से क्या होता है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है। भाई ये मेरे पास एक्सोथर्मिक जो है ना ये रिएक्शन है। ये मेरे पास रिएक्शन है एक्सो। तो जब मैं अच्छा एक्सो का में क्या होता है कि एक्सो में हीट जो है ना वो प्रोडक्ट साइड से ये रिलीज होती है। यानी एक्सो में इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश होगा ना वो इस्टेब्लिश होगा विद द प्रोडक्ट साइड, विद द हीट साइन ऑन दी ये प्रोडक्ट साइड। क्योंकि ये एक्सो है, एक्सो में जो हीट वो रिलीज होती है वो प्रोडक्ट साइड से जो है ना वो रिलीज होती है। तो जब मैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज ये करूंगा ना, तो प्रोडक्ट साइड यानी कि हीट इंक्रीज होगी। हीट किस तरफ है, ये प्रोडक्ट जो है के साइड पर है। तो ये पूरी की पूरी जो ये प्रोडक्ट साइड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर ये प्रोडक्ट साइड इंक्रीज जो है ना ये हो जाएगी, तो जो रिएक्टेंट साइड ये वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर ये प्रिंसिपल, मेरा इक्विलिब्रियम उसी तरफ जो किया जाएगा जिस साइड जो है ना वो टेम्परेचर जो साइड जो वो डिक्रीज हुई है। अब क्योंकि ये वाली साइड ये डिक्रीज हो गई रिएक्टेंट साइड, तो इक्विलिब्रियम भी इसी तरफ जो है ना ये को चले आएगा। फिर से एक दफा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है, इसमें हीट जो है ना वो प्रोडक्ट साइड से ये को निकलती है। सही है, यानी कि रिलीज होती है, तो हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट के साइड से। तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज के करूंगा, तो जो हीट है वो प्रोडक्ट के साइड पर है, तो पूरी ये प्रोडक्ट साइड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हीट इंक्रीज कर रहा हूँ। तो जो रिएक्टेंट साइड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर ये प्रिंसिपल, मेरा इक्विलिब्रियम उस तरफ जो जाता है जो साइड को कम हो। तो ये वाली साइड जो कम होगी तो मेरा इक्विलिब्रियम ये पीछे की वो तरफ आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी रिएक्टेंट जो है के साइड की तरफ। ठीक है। और अगर मैं इसका अपोजिट ये मैं के करता, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज जो है ना ये कर देता, तो जिस साइड पे वो टेम्परेचर है वो साइड जो डिक्रीज हो जाती, इसके अपोजिट साइड ये इंक्रीज ये हो जाती, तो मेरा इक्विलिब्रियम जो है जो साइड ये डिक्रीज हुई है, यानी ये प्रोडक्ट साइड उस तरफ जो है वो चले आता। और अगर इसी के बदले अगर ये हेक्सो ये हैंडो होता, तो एंडो में हीट जो है यहाँ पर होती रिएक्टेंट के साइड पर है, क्योंकि हैंडो में हीट हम जो है के देते हैं, तो हीट हम देते हैं रिएक्टेंट जो है ना के साइड पे। तो अगर मैं एंडो में टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो रिएक्टेंट साइड इंक्रीज हो जाएगी, और जो ये प्रोडक्ट साइड है वो ये डिक्रीज हो जाएगी। तो मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट साइड की तरफ जो वो चले जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं हैंडो में हीट जो है वो डिक्रीज कर दूं, तो ये वाली साइड जिस तरफ हीट का साइन है वो वाली साइड डिक्रीज हो जाएगी, अपोजिट साइड जो वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मेरा इक्विलिब्रियम जो है ये कहाँ जाएगा, जो साइड डिक्रीज होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे। सही। अच्छा देखो इसके के बाद बोले कि व्हेन द कोबाल्ट 2 क्लोराइड इज एडेड टू द वाटर एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। अब देखो कोबाल्ट ये क्लोराइड का कलर जो वो ब्लू है, H2O के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, और जो H2O से इसका इसका कलर क्या है वो पिंक है। वो बोले कि स्टूडेंट एड्स वाटर टू द ब्लू सॉल्यूशन कंटेनिंग COCl4। डिस्क्राइब व्हाट द स्टूडेंट ऑब्जर्व, गिव अ रीजन ऑफ योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो होगा क्या, वो बोला है कि भाई स्टूडेंट जो है ना वो ये वाटर ऐड कर रहा है। वाटर ऐड करने से हो क्या रहा है, वाटर जो है वो ये किस तरफ है, इस जो है वो साइड पर है। वाटर जो ये रिएक्टेंट की साइड पर है ना, तो जब वो इसमें ये वाटर ऐड करेगा तो रिएक्टेंट साइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो ये वाटर है वो रिएक्टेंट के साइड पे था, और ये प्रोडक्ट साइड की डिक्रीज हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पे ही जाएगा, प्रोडक्ट साइड की तरफ, क्योंकि ये साइड जो वो डिक्रीज होगी और सॉल्यूशन ज्यादा जो वो पिंक हो जाएगा। ठीक है। बिकम्स पिंक एज अ इक्विलिब्रियम मूव टूवर्ड्स दी ये वो राइट हैंड साइड। सही। तो ये हमारे पास कुछ ये चीजें थी। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास ये हैबर ये प्रोसेस आता है। हैबर ये प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, उसमें अमोनिया जो है ना हमारे पास के बनता है, N2 और 3H2 आपस में रिएक्शन करते हैं और 2NH3 जो है वो बनाते हैं। अब वो बोला है नेम द इंडस्ट्रियल ये प्रोसेस यूज टू मेक अमोनिया। बोले हैं कि इंडस्ट्रियल ये प्रोसेस का आप ये को नाम बताओ जो अमोनिया जो है वो बनाता हो।
इसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर ये प्रोसेस होता है जो कि अमोनिया हमारे पास जो है वो बनाता है। ठीक है। फिर वो बोला है कि स्टेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच द नाइट्रोजन इज ऑब्टेन। नाइट्रोजन आता है बाय द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से। ये वो लिक्विड एयर से हमारे पास क्या होता है, ये नाइट्रोजन आता है। फिर वो बोले स्टेट व्हाट इज ये मेंड बाय अ सिंबल। ये कौन सा सिंबल है, ये सिंबल है रिवर्सिबल जो रिएक्शन का। अब ये मोस्ट रिपीटेड जो है ना ये वो क्वेश्चंस हैं जो इसमें ऑलमोस्ट जो है ना हर एक साल या हर एक साल छोड़ के आते हैं। तो बोले स्टेट द टेम्परेचर एंड द प्रेशर इन दिस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। 450 डिग्री सी टेम्परेचर होता है, 200 ATM जो है वो ये प्रेशर होता है, और ये कैटलिस्ट होता है इसमें आयरन। सही। अच्छा, अब देन इसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं मेटल। मेटल में क्या होता है कि मेटल में ये चीज़ हमें करनी है सबसे जल्दी जो है ना, ये आपको कुछ चीज़ें ये देखी होंगी, सबसे जल्दी जो मेटल ही होता है। अब यहाँ पर आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है मेटल की, हलॉय क्या है उसके बारे में पढ़ना है, मेलेबिलिटी स्ट्रेंथ पढ़नी है, सैक्रिफिशियल मेथड पढ़ना चाहिए, गैल्वेनाइजेशन और बरस्टिंग ये वो दोनों आ जाते हैं। एक्सट्रैक्शन पढ़नी है, और Al2O3 जो है यानी एल्यूमिनियम क्यों रिएक्शन के करता है ये कोल्ड वाटर के साथ, वो हमने पढ़ना है। तो मैंने Al2O3 जो उसके बदले के लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर आते हैं कि वो कौन सी ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि ग्रुप, अच्छा, दो टाइप के हमारे पास जो ये मेटल होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 वर्सेस ट्रांजिशन मेटल। दो टाइप के हमारे पास जो है ना मेटल्स होते हैं। अब इन दोनों में सिमिलरिटीज की डिफरेंस क्या है? सिमिलरिटीज क्या है? दे आर बोथ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दे बोथ आर malleable, they both are ductile, एंड अनदर थिंग दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी ये प्रॉपर्टीज है जो कि इन दोनों में सेम है। ठीक है। अब वो कौन सी जो ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि स्पेसिफिक हैं ग्रुप ये 1 2 के लिए ना, 1 2 ये 3 के लिए, यानी कि मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, इस टाइप के जो होते हैं। एक तो इनकी पोटेंसिटी जो ये लो होती है ग्रुप ये 1 2 3 की, उसके अलावा इनका मेल्टिंग एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वैस कम्पेयर टू ट्रांजिशन मेटल जो है ये फ्लो होता है। फिर क्या है कि इनकी फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि नो एम जी है, एम जी हमेशा आपको Mg2+ की फॉर्म में के मिलेगा। कभी भी आपको एम जी जो है वो +1 की फॉर्म में नहीं तो मिलेगा। तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वो फिक्स होती है। अब वो कौन सी ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन जो के मेटल के लिए। अब इसको हम ये डिवाइड करते हैं फिजिकल और ये वो केमिकल में। वो पूछता भी है, वो बोलता है कि फिजिकल जो है ना ये प्रॉपर्टीज मुझे ये बताओ, या फिर केमिकल जो है ना प्रॉपर्टीज मुझे ये बताओ। तो वो कौन सी जो है वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि स्पेसिफिक हैं ट्रांजिशन के लिए, फिजिकल में आती है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड ये बॉइलिंग पॉइंट, एंड दे हैव हाई डेंसिटी। तो ये दोनों इनकी फिजिकल में आती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक हैं ट्रांजिशन ये मेटल, जैसे कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, ये क्रोमियम हो गया, सो ऑन, आयरन हो गया। अब वो कौन सी ये केमिकल ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि सिर्फ ट्रांजिशन मेटल के लिए स्पेसिफिक हैं? एक तो इनकी ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि जैसे ये कॉपर है +2 भी होता है, प्लस ये पन्नी भी होता है। ठीक है। आयरन है +2 भी होता है, +3 भी होता है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके अलावा ये जब भी वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो ये कलर कंपाउंड जो है ये फॉर्म करते हैं, और थर्ड ये एज ए कैटलिस्ट के तौर पे जो है वो यूज होते हैं। तो ये इनकी केमिकल जो है ना ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि स्पेसिफिक है ट्रांजिशन मेटल के लिए। सही। अच्छा, अब देन इसके बाद वो बोले कि ब्रास इज एन हलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास इज लेस मेलेबल देन द ईदर कॉपर और जिंक। भाई देखो, ब्रास जो है वो हलॉय है किसका, कॉपर और ये वो जिंक का। अलॉय की डेफिनेशन क्या होगी? अगर कोई मुझसे पूछेगा भाई अलॉय की डेफिनेशन मुझे जो ये बताओ, तो ये अक्सर आती है यहाँ पे, मैं ख्याल से मैं लिखना जो है ना ये भूल गया। अलॉय है मिक्सचर ऑफ मेटल एंड अदर एलिमेंट्स। यानी कि ये मिक्सचर होता है मेटल का और अदर एलिमेंट्स का। कुछ बच्चे यहाँ पे खाली जो है ना मेटल ये को लिख देते हैं ना, लेकिन इसे मेटल नहीं होता, कोई एलिमेंट, आम एलिमेंट भी आ सकता है। जैसे ये स्टील में वो कार्बन आता है, कार्बन जो है वो मेटल के थोड़ी है। तो अलॉय क्या होता है? अलॉय द मिक्सचर ऑफ मेटल एंड अदर एलिमेंट्स। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपने जो है ना ये याद करनी है, और जो है ये कॉपी पेस्ट करते हैं। वो बोले कि ब्रास इज एन alloy ऑफ की कॉपर एंड जिंक। ब्रास इज लेस मेलेबल देन ईदर कॉपर और जिंक, दोनों से लेस जो है मेलेबल है। मेलेबिलिटी क्या होती है?
कि आप ना किसी चीज को ये हिट करो, ये मटेरियल को, और वो थिन शीट में चेंज हो जाए। सही है। अब वो बोले कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल व्हाई द ब्रास इज लेस मेलेबल देन ईदर कॉपर और जिंक, यू मे इंक्लूड अ लेबल डायग्राम इन योर आंसर। देखो ये मेरे पास प्योर जो प्योर कॉपर है। प्योर ये वो कॉपर में क्या है, जो सारे के सारे ये वो कॉपर है, सारे सारे जो एटम्स है ये वो कॉपर के हैं। तो इन सब की जो ये वो साइज है, इन सब का साइज सेम है। इन सब का जो साइज है, इन सब का साइज जो ये वो सेम है। तो जब मैं किसी भी लेयर को हिट ये करूंगा, जैसे वो लेट से मैं सबसे ऊपर वाली वो लेयर को ना मैं हिट कर रहा हूँ, जैसे कि ये प्लेट से मैं ये कॉपर की सबसे जो ऊपर वाली लेयर है, इसको मैं ये हिट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको ये हिट ये करूंगा कि यहाँ से, तो ये वो लेयर आगे की तरफ जो है ना स्लाइड ये पकड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ना लेयर फॉर्म कर रहा है। सही है। क्योंकि ये लेयर की के फॉर्म में, तो जब मैं इसको यहाँ से हिट के करूंगा तो जो ऊपर वाली ये लेयर है ये आगे की तरफ जो है ना वो स्लाइड ये कर जाएगी। इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। अब क्योंकि जो मेटल है उनके साइजेस सेम होते हैं, तो उनमें जो वो लेयर्स होती हैं, तो जब हम उनको हैमरिंग को करते हैं तो वो आगे की वो तरफ जो है ना स्लाइड ये वो कर जाते हैं। इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। वेयर एस ये ब्रास में क्या होता है, यानी कोई भी ये अलॉय है, अलॉय में जो होते हैं ना मेटल के साइजेस जो वो डिफरेंट होते हैं। इन अलॉय देयर आर मेटल और डिफरेंट साइज या एलिमेंट्स और डिफरेंट ये साइज। जैसे ये ब्रास है, ये तो दो ये मेटल्स के बीच में है। तो इसमें कोई वो लेयर नहीं के बन पाती। देखो कोई एक प्रॉपर वो लेयर ये बन ही नहीं के रही है यहाँ पे। तो जब मैं इसको यहाँ से हैमरिंग करता हूँ कि लेयर्स एक दूसरे के ऊपर से ये वो स्लाइड करें, तो जब वो लेयर ही ये नहीं है तो वो स्लाइड भी कोई खास नहीं होती। तो इस ये वजह से जो ब्रास है वो लेस मेलेबल होता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, metals are of same size, so they can form layer and can slide over each other. Whereas alloy is a mixture of metal of different sizes, so they cannot form layer, so they cannot slide over each other. सही है। अब क्योंकि मेटल के जो है वो सेम साइज के होते हैं, तो वो लेयर फॉर्म करते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर से वो स्लाइड जो है ना ये करते हैं। वेयर है जो हलॉय होते हैं वो मिक्सचर होते हैं डिफरेंट मेटल के साइजेस, ये डिफरेंट, ये मेटल के तो साइजेस भी क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। सो दे कैन नॉट फॉर्म लेयर, सो दे कैन नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर। अब मेटल जो है वो मोर मेलेबल है, अलॉय लेस मेलेबल है। बट ऑन दी अदर हैंड जो अलॉय होता है वो मोर स्ट्रॉन्गर होता है। जो अलॉय होता है इट इज मोर स्ट्रॉन्गर, एंड जो कॉपर होता है इट इज मोर वीकर। क्योंकि इसकी जो ये लेयर है, वो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर से वो स्लाइड जो है वो कर रही है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। वेयर है जो हलॉय होता है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो इतनी आसानी से वो टूटता नहीं है। ठीक है। तो हलॉय इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड लेस मेलेबल, वेयर इज मेटल इज मोर मेलेबल एंड लेस स्ट्रॉन्गर। ठीक है। वो बोले कि भाई द जिंक इज यूज टू प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम द रस्टिंग। अभी इसका आप सेक्रिफिशियल बोल दो, गैल्वेनाइजेशन बोल दो, या रस्टिंग बोल दो। ठीक है। वो बोले कि स्टेट द एसेंशियल कंडीशन नीडेड फॉर द रस्टिंग, यानी कौन सी कंडीशन हमें चाहिए होती है रस्टिंग के लिए। ये वाटर चाहिए होता है और ऑक्सीजन जो के चाहिए होता है। एक्सप्लेन हाउ द जिंक प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम द रस्टिंग बाय द मेथड ऑफ सेक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। देखो होता क्या है, जैसे ये आयरन है कि मेरे पास ना, ये मेरे पास जो आयरन है, और मैंने इसके ऊपर जिंक की जो है ना कवरिंग ये कर दी। तो जब ये ऊपर जो है वो जिंक की कवरिंग है, नीचे जो है वो आयरन है। अब जब ऑक्सीजन और H2O ये आएंगे इसके पास, तो इस ऑक्सीजन और H2O के बाद दो जो वो चॉइसेस होंगी, या तो वो अटैक कर दें जिंक पे, या वो अटैक कर दें आयरन पे। जिंक पे अगर वो अटैक करेंगे तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, इसको बोलेंगे कोरोजन। आयरन पे करेंगे तो Fe2O3 फॉर्म करेंगे। अब आयरन और जिंक में से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, ये उसी के ऊपर अटैक ये करेंगे। तो आयरन जो जिंक है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये जिंक के ऊपर ये अटैक करते हैं, आयरन के ऊपर अटैक नहीं वो करते। ये जिंक के ऊपर अटैक करते हैं, आयरन के ऊपर अटैक नहीं करते, क्योंकि जिंक आयरन से ज्यादा जो रिएक्टिव होता है। तो इंस्टेड ऑफ आयरन जिंक इनसे रिएक्शन जो है कि कर लेता है। As zinc is more reactive than the iron, so zinc will react with the H2O and O2 instead of iron. Give the one example of the use of the sacrificial protection that is underground for pipe. ये ज्यादातर अंडर वो ग्राउंड पाइप्स में ये यूज होता है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास है, एक्सप्लेन व्हाई द एल्यूमिनियम डजंट रिएक्ट विद द कोल्ड
ये पॉटर, ये चीजें बहुत आती हैं, ये तीनों ये क्वेश्चन है ना, इनकी भरमार होती है हर साल। कभी कभी तो ये दो दो ये वो तीन तीन आ जाते हैं। देखो ये मेरे पास एल्यूमिनियम है, वो बोले कि एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन को नहीं करता। देखो एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन जो है कि करता है, और वो बनाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3। बट इशू क्या है, Al2O3 इज हाईली इनसॉल्युबल। जैसे ये Al2O3 ये बनता है, तो ये Al2O3 जो है ना इसके ऊपर कोटिंग जो वो कर लेता है, यानी जिस एल्यूमिनियम से ये बना है, ये उसी एल्यूमिनियम के ऊपर जो है ना कोटिंग ये कर लेता है अपनी, यानी इस एल्यूमिनियम को ये कोट जो है ये कर लेता है। अब क्योंकि ये हाईली इनसॉल्युबल है, तो अगर H2O ने एल्यूमिनियम के साथ फर्दर रिएक्शन करना है, तो इसको पहले इस Al2O3 को पेनेट्रेट जो वो करना होगा। अब क्योंकि Al2O3 जो है वो इनसॉल्युबल है, तो H2O इसको पेनेट्रेट वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि ये इनसॉल्युबल का तो मतलब ही तो यही है कि ये वाटर में डिजोल्व जो ये नहीं होता। तो कोल्ड वो टेम्परेचर पे ये वाटर उसको पेनेट्रेट नहीं वो कर पाता, तो रिएक्शन यहाँ पे वो रुक जाता है। ठीक है। एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Aluminum oxide is insoluble. So aluminum oxide forms a layer on aluminum. So water cannot penetrate insoluble layer of aluminum oxide. तो इस वजह से मेरा रिएक्शन जो है वो रुक जाता है। सही। अच्छा, फिर उसके बाद बोले कि एल्यूमिनियम इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 ऑफ द periodic टेबल। एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक द कंटेनर फॉर द फूड बिकॉज इट डजंट रिएक्ट विद द वाटर। अभी जो ऊपर हमने पढ़ा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टी वन अदर लार्ज स्केल यूज ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये दोनों ये आपने को याद रखने, एक फूड कंटेनर क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। सेकेंडली, दूसरा को लार्ज स्केल क्या है कि वो एयर ये क्राफ्ट और स्केल स्पेस के क्राफ्ट में जो यूज होता है। रीजन क्या है कि लो जो पोटेंसिटी होती है इसकी। अच्छा, अब देन यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रैक्शन आ रही है। मैं यहाँ पे रिएक्शंस जो है वो नहीं ये करा रहा, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड चीज़ें, तो उसमें रिएक्शंस जो है वो नहीं करा रहा। अच्छा, अब आयरन की एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, इट विल टेक अराउंड 2 to 3 मिनट्स ना। 2 to 3 वो मिनट्स जो है ना ये वो लगेंगे इसमें। अब ये आयरन की एक्सट्रैक्शन में हमारे पास जो कि क्या होता है, वो बोल रहा है कि आयरन की एक्सट्रैक्शन होती कैसे। सबसे पहले तो आयरन की एक्सट्रैक्शन में जो होर होती है उसको बोलते हैं हेमाटाइट ओर। एक तो स्पेलिंग हमेशा मैं गलत जो है ये लिख देता हूँ। आयरन की जो ओर होती है उसको बोलते हैं हेमाटाइट ओर। अब उसमें आयरन होता है Fe2O3 की फॉर्म में। तो Fe2O3 की फॉर्म से हमें प्योर फॉर्म में आयरन एक्सट्रैक्ट जो है ना ये वो करना होता है। अब इसके लिए होता क्या है, तीन जो है ना रॉ मटेरियल होते हैं यहाँ पे हमारे पास। कोल, यानी कि वो कार्बन प्लस कैल्शियम वो कार्बोनेट प्लस मेन और Fe2O3। अब इसमें ना मैं यहाँ पे देखो, और यहाँ से अब देखा यहाँ पर हमारे पास ये होता है क्या है, हमारे पास एक वो ब्लास्ट जो है ना ये फर्नेस होती है यहाँ पे ना। अब यहाँ पे हम ये करते क्या है, हम यहाँ पे यहाँ से हॉट एयर का इंटेक ये हम देते हैं। यहाँ से हॉट एयर का इंटेक देते हैं, यानी इन शॉर्ट ये O2 का। यहाँ से हमारे पास जो है ना ये हॉट एयर का इंटेक यानी O2 का ये इंटेक आता है। यहाँ से नीचे से ना हॉट एयर का ये इंटेक आता है O2 का। और यहाँ से हम सबसे पहले वो ये कोल एंटर ये हम करते हैं। तो जो वो कोल होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 प्लस हीट जो है ना वो ये प्रोड्यूस करता है। जो ये वो कोल होता है वो सबसे पहले हम ऊपर से डालते हैं कोल। कोल जो है ये रिएक्शन करता है वो किसके साथ, जो नीचे से हॉट एयर से ऑक्सीजन आ रही है उसके साथ, और ये बनाता है वो CO2, और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जो है ना प्रोड्यूस ये करता है। फिर एट सेकेंड हम जो है ना इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना ऐड ये कर देते हैं। तो कैल्शियम को कार्बोनेट जो ये करता क्या है, अब जब यहाँ पे बहुत एक तो ये पैसी जो टेम्परेचर होता है बहुत ये बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो ये रिएक्शन है कोल और ऑक्सीजन के से पहले हुआ, ये भी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट ये प्रोड्यूस जो है ना ये वो कर रहा होता है। तो जैसे ही हम कैल्शियम ये कार्बोनेट डालते हैं, तो क्योंकि टेम्परेचर बहुत जो है कि ज़्यादा होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज जो है ना थर्मली डिकम्पोज जो है ना वो हो जाता है इनटू वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। सही। अब यहाँ पे दो जगह से हमारे पास जो वो CO2 आ रहा है। एक जो है हमने जो ये कंबशन करी थी कोल की, दूसरा जो है कैल्शियम ये कार्बन की डिकम्पोजिशन करी थी। अब जो इन दोनों वो जगह से हमारे पास ये कार्बन ये डाइऑक्साइड आया है,
इसका हम रिएक्शन वो कर देते हैं वो कोल के साथ। हम ऊपर से दोबारा से ये कोल ऐड करते हैं, और जो CO2 है इसका हम रिएक्शन कर देते हैं वो कार्बन के साथ, और ये इसके साथ ये रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो बना लेता है। इसके साथ ये रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना ये बना लेता है। ठीक है। अब जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसने ये बनाया है, अब ये मेन चीज है मेरे पास कार्बन ये मोनोऑक्साइड है। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड का हम क्या करेंगे, अब हम एट लास्ट ऊपर से जो है ना आयरन ऑक्साइड यानी मेन और जो है ना हम डालेंगे। तो जो ये आयरन ऑक्साइड है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन की करती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इस आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस जो है ना ये कर देती है, और इसके ऑक्सीजन खुद गेन करके CO2 में चेंज हो जाती है। और ये ऑक्साइड को आयरन में चेंज हो के कर देती है, और यहाँ से हम एज ए आयरन को मोल्टन आयरन ये टेक आउट जो है ना हम कर लेते हैं, यानी इससे Fe2O3 को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया इनटू Fe। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इम्प्योरिटी तो बचती है SiO2 यानी जो मिट्टी होती है। सही है, जो मिट्टी होती है। अब जो ये जो मिट्टी है इम्प्योरिटी है। अब जो हमने कैल्शियम को कार्बोनेट ऐड किया था, इससे जो कैल्शियम ऑक्साइड बना था, इस कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम इस SiO2 के साथ ये करते हैं, और ये बन जाता है कैल्शियम सिलिकेट जिसको बोलते हैं स्लज। ठीक है। और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, नीचे से हम इसको भी टेक आउट जो है ना ये कर लेते हैं। ये रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये पांच के पांच, और उनका सीक्वेंस भी जो है इसी तरीके से ये जो है याद होना चाहिए। फिर देन इसके बाद इसी का वो क्वेश्चन है, वो फंक्शन जो है कि पूछा है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द इन द ब्लास्ट फर्नेस ऑफ कोक। कोक का वो फंक्शन क्या होता है, यानी कोल प्रोड्यूस CO2 एंड लॉट ऑफ हीट आफ्टर रिएक्टिंग विद O2। लाइमस्टोन का क्या फंक्शन है, decomposes to make calcium oxide and CO2। calcium oxide is used to remove impurity। हॉट एयर का क्या जो वो फंक्शन है, प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर द कोल टू बर्न। ठीक है। अच्छा, अब देन इसके वो बाद हमारे पास आ रहे हैं एसिड और बेस। एसिड और बेस में हमारे पास क्या आता है, एसिड और बेस और सॉल्ट। देखो, एसिड और बेस में आपने रिएक्शंस की तरफ जो है ना नहीं खे जाना है, आपने एलिमेंट की फॉर्म में इक्वेशन जो के लिखनी है ना। नहीं, यहाँ पर आपने इक्वेशन ही के लिखनी है, आपने खाली फंक्शन जो वो बताने हैं, आपने खाली वो डिस्क्राइब करना है, आपने यहाँ पे एलिमेंट्स की फॉर्म में इक्वेशन ही के लिखनी है। अब वो बोल रहे हैं कि हमारे पास एसिड बेस एंड सॉल्ट है। देखो, इसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है ना, जो हम यहाँ पे ये गलती करते हैं, हम इसका जो जो मेजर पार्ट है वो हम छोड़ देते हैं, यानी डेफिनेशन। और हम ये किस तरीके से हाइड्राइजेशन करेंगे, एम्फोटेरिक क्या है, वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, आयनिक इक्वेशन क्या है, ये चीज़ें हम जो वो छोड़ देते हैं। हम इनके रिएक्शन वो याद करने की तरफ ये वो चले जाते हैं, तो इसमें बड़ा ये इशू होता है। ठीक है। अब इसमें बहुत मैंने रिएक्शन में यहाँ पे कोई भी रिवाइज नहीं ये करवा रहा ना। ठीक है, क्योंकि अभी वो टाइम ये है भी नहीं रिएक्शन जो है ना ये याद करने का। 2 दिन तो है ये, परसों इंग्लिश है, फिर उसके बाद जो ये वो टाइम ही नहीं होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एसिड क्या है दैट डोनेट्स H+, बेस क्या है दैट एक्सेप्ट H+। जो H+ एसिड ये डोनेट कर रहा है, वही H+ जो है ना बेस एक्सेप्ट कर रहा है। जो H+ एसिड ये डोनेट कर रहा है, वही H वो प्लस जो है वो बेस एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, फिर देन इसके बाद वीक एसिड क्या है, दैट आयनाइजेस फॉर पार्शली। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, दैट आयनाइजेस कंप्लीटली। अब इससे लाजमी 4 या 5 मार्क की वो थ्योरी आएगी जो मैं आपको ये करा रहा हूँ एसिड बेस की। फिर देन इसके बाद एम्फोटेरिक क्या होता है, दैट बिहेव्स एज एन एसिड बोथ एज एन एसिड एंड बेस बोथ। एम्फोटेरिक वो होता है कि जो एसिड एंड बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे पास दो एम्फोटेरिक हैं, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड, यानी कि अगर इनके सामने एसिड होगा तो ये वो बेस बन जाएंगे, इनके सामने वो बेस होगा तो ये एसिड जो है ना ये बन जाएंगे। यानी सामने वाले को देख के ही अपना नेचर जो है वो ये डिसाइड करते हैं, जो सामने वाला होता है उसी वो तरह से अपना ये वो नेचर जो है ये डिसाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो, जैसे यहाँ पर क्या, अगर मेरे पास कोई वीक एसिड है ना, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये इथेनॉइक एसिड है, तो मैं उसको इस तरीके से आयनाइज जो ये करूंगा, यानी कि H को प्लस में ये अलग कर लूंगा, और बाकी पूरा जो नेगेटिव आयन है वो यहाँ पे ये अलग होगा, यूं करके। और इसमें जो है ना रिवर्सिबल का साइन आता है, और फिर इस तरीके से मेरे पास HCl आता है। H+ और Cl- में ये ब्रेक हो जाएगा, और ये जो साइन होता है ये साइन होता है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन का, स्ट्रॉन्ग एसिड का। और ये वाला जो साइन होता है रिवर्सिबल का साइन, ये होता है वीक एसिड का। ठीक है। जो H वो प्लस है वो बताता है एसिडिटी, जो OH- है वो बताता है अल्कलाइनिटी। अब मेरे पास यहाँ पे जो हार्निक इक्वेशन आ गई, जो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होते हैं उनकी ये हार्निक इक्वेशन होती है H+ प्लस OH वो माइनस टू फॉर्म H2O।
और जो एसिड और मेटल ये कार्बोनेट के जो रिएक्शन होती है, इसकी आने की इक्वेशन होती है 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस टू फॉर्म CO2 प्लस H2O। ये होती है 1 मार्क की, हमेशा हमेशा, ये हमेशा 1 मार्क की आएगी। और ये 2 मार्क की आती है। ये आपने ये ड्राइव नहीं करनी होती, ये वो लिखनी होती है, आपको याद करनी है, क्योंकि एक ही जब ये लाइन दी होती है, अगर 2 लाइंस होती हैं, 3 4 के लाइंस होती है, तो समझ में भी आता है वो आपसे ड्राइव जो है आने की क्वेश्चन वो करवाना चाह रहा है। उसने सिर्फ जो है एक लाइन दी हुई होती है कि जो याद करके आए हो वो यहाँ पे के लिख दो, 2 मार्क्स आ जाएंगे। और यहाँ पे ये 1 मार्क की आती है, इसमें भी सिर्फ 2 मार्क्स के लिए। अच्छा, स्टेट सिंबल अगर वो बोले तो ये आता है आपके पास, एक्वस, एक्वस लिक्विड, एक्वस, एक्वस गैस, और लिक्विड। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो इंडिकेटर होते हैं उनके कलर ये होते हैं। नॉफ्थलीन जिसको हम बोलते हैं, उसका एसिड में वो कलरलेस होता है और बेस में उसका कलर होता है ब्लू। मिथाइल ऑरेंज का एसिड में कलर रेड होता है, बेस में होता है येलो, और सॉल्ट में जो है वो ऑरेंज कलर जो है वो ये प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये पीएच स्केल होता है, 0 से लेके 7 जो है वो एसिड की होती है रेंज, और 7 से लेके 14 जो है वो बेस की होती है रेंज। जितना मैं 14 की तरफ जो है के जाऊँगा, तो मेरी जो ये बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, और जितना मैं 0 की वो तरफ आऊंगा उतना मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी ना। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग ये हमारे पास अक्सर ये आ जाता है, उसने कोई स्ट्रॉन्ग ये एसिड दे दी, उसने कहा उसका पीएच बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच जो है वो होता है 1 के आसपास, वैसे उसकी ये रेंज होती है 0 से 2। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड के आप बोलते हैं उसका पीएच है 1, लेकिन उसकी जो रियल रेंज होती है वो 0 से लेकर वो 2 होती है। और जो वीक एसिड है वो आप 3 से लेके ये 7 कुछ भी जो है के ले सकते हो, 4 और 5 के बीच में सबसे ज्यादा आइडियल होता है। सही है। सॉरी, 3 to 4 के बीच में सबसे ज्यादा ये आइडियल होता है, वीक एसिड यानी 4 के आसपास। और सेम इसी वो तरीके से जो स्ट्रॉन्ग ये बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का आप ये पीएच लिखते हो 14, लेकिन उसकी जो रेंज होती है वो 12 से लेकर 14 के बीच में जो है ये वेरी करती है। आपको ये वो याद होनी चाहिए चीजें। वीक जो बेस है उसकी जो है पीएच ये वेरी करता है 7 से लेके 11 तक। अब देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है, वो बोले कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट द एसिड बेस एंड अल्कलीज। टेबल 3.1 shows the pH values of the some substances। अब देखो मेरे पास यहाँ पे इनके पीएच को दिए गए हैं। अब देखो ये वाले वो क्वेश्चन किए किस तरीके से आते हैं, बोले डिफाइन द टर्म बेस, जो कि प्रोटोन है H एक्सेप्टर, स्टेट व्हाट इज meant by the term alkali, a substance that releases the OH माइनस इन ये वाटर, वो अल्कली होता है। अल्कली क्या है, जो कि वाटर में वो सॉल्युबल हो और OH माइनस आयन जो वो रिलीज करे। अगर ये 1 मार्क के लिए तो ये इतनी सही है, और अगर 2 मार्क के लिए आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, सब्सटेंस दैट इज soluble in water and releases OH माइनस आयन इन वाटर। ये तो अगर ये 2 मार्क के लिए, अगर 1 मार्क के लिए तो जो लिखी है ये है नफा। फिर उसने वही वो ये कलर पूछ लिया कि भाई फिनोल्फथालीन जो है इंडिकेटर है उसका जो ये कलर क्या है, स्टेट द कलर ऑफ ये फिनोल्फथालीन। NaOH जो वो ब्लू है, क्योंकि ये बेस के साथ ये ब्लू देता है, और ये CH3COH यानी कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, इसके साथ ये कलर जो है ये प्लस होगा। फिर देन उसके के बाद वाला यूज ऑफ फॉर्मेशन द टेबल 3.1 टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विद द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। जिसका सबसे वो कम पीएच होगा, उसकी जो कंसंट्रेशन है H ये प्लस आयन की सबसे ज्यादा होगी। जिसका पीएच सबसे कम होगा, उसकी वो सबसे स्ट्रोंगर जो है ना वो एसिड होगा, सबसे स्ट्रोंगर जो है वो एसिड होगा। और उसका एच प्लस की कंसंट्रेशन सबसे जो ये ज्यादा होगी। सबसे पीएच वो कम किसका है, HNO3 का, तो उसकी H प्लस की कंसंट्रेशन सबसे जो वो ज्यादा है। ठीक है, HNO3 लोएस्ट पीएच। अच्छा, अब जरा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो हमारे पास ना यहाँ पे अब आ गए ये प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट है ना। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आता है इनसॉल्युबल सॉल्ट। अच्छा देखो, यहाँ पे जैसे इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है ना वो हमारे पास है। अब देखो हमें यहाँ पर वो करना क्या है, हमें यहाँ पे पोलैट सल्फेट। अब देखो जैसे यहाँ पर हमें जो है ना PBI जो वो बनाना है, PBI हमारे पास ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, वो हमें ये बता देगा। ये PBI हमारे पास ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और PBI हमने वो बनाना है। तो इसके लिए हम ये करेंगे क्या, दो लेंगे वो सॉल्युबल सॉल्ट, हम दो लेंगे सॉल्युबल सॉल्ट। उन दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स का हम रिएक्शन जो
ये करेंगे और हम बना लेंगे इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब जो इनसॉल्युबल सॉल्ट का नेगेटिव आयन है जो है ना, उसका जो आप वो सॉल्ट लोगे वो या तो ये आप लोगे ये क्लोराइड का सॉल्ट, या फिर आप लोगे नाइट्रेट का सॉल्ट। और जो इसका नेगेटिव आयन है ना वो आप लोगे सोडियम सॉल्ट। यानी कि जो इसका हाइड्रोजन है ना ये आप लोगे NaI, और जो इसका पीबी को लेड है, या तो लोगे लेड की क्लोराइड या लोगे लेड ये नाइट्रेट। क्योंकि क्लोराइड, नाइट्रेट और सोडियम सॉल्ट ये तीनों के तीनों जो है ना एब्सोल्युटली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होती। तो जब भी आप कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए वो जाओगे, तो आप दो वो सॉल्युबल सॉल्ट जो के लोगे और इनका आपस में रिएक्शन जो है ये वो करा दोगे। तो ये जो दोनों मेटल है अपनी जगह जो है ये चेंज जो है ये कर लेंगे ना। ये पीबी आ जाएगा आई के साथ, तो PbI2 से ये बना लिया, और Na जो है वो NO3 के साथ आ गया। अब जो सॉल्ट का ये पॉजिटिव आयन है, उसका आप सॉल्ट जो आपके पास इनसॉल्युबल सॉल्ट का जो ये पॉजिटिव आयन है उसका आप सॉल्युबल सॉल्ट बनाओगे क्लोराइड या नाइट्रेट के साथ। और जो इनसॉल्युबल सॉल्ट का नेगेटिव आयन है इसका आप ये सॉल्ट बनाओगे सोडियम के ये सॉल्ट के साथ। यानी ये हो गया NaI, और ये हो गया या तो PbCl2 या फिर PbNO3 यहाँ पर उसने PbNO3 हमें ये दिया हुआ है। अब ये सॉल्ट ये जो बनेगा आपके पास ये कैसे, आप इन दोनों का रिएक्शन जो ये करोगे तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा PbI। ठीक है। अब ये पूरा मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, आप रिएक्शन जो ये करोगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं बना रहा हूँ AgCl ना, अब AgCl जो सॉलिड है। अब देखो इसमें जो नेगेटिव आयन है ना, अभी मैंने बताया नेगेटिव नेगेटिव आयन लोगे आप Na के सॉल्ट का, और जो ये पॉजिटिव आयन है इनसॉल्युबल सॉल्ट का, या तो वो Cl का लोगे या NO3 का के लोगे। या फिर हमने ये क्या लिया है, AgNO3 लिया है यानी NO3, और यहाँ पे जो Cl है वो लिया है NaCl। अब यहाँ पर हम AgNO3 और NaCl का हम रिएक्शन जो ये करेंगे, नॉर्मली वो ये दे देता है कि इनका जो ये रिएक्शन हो रहा है ना, और जो इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl बन रहा है वो भी हमें वो बता देता है। तो यहाँ पर AgCl हमारे पास जो ये बन रहा है, तो AgNO3 और NaCl का रिएक्शन हो रहा है, जिसमें हमने NaCl लिया है लिमिटिंग रिएक्टेंट और AgNO3 लिया है हेक्सेस। तो ये रिएक्शन होगा जिसमें हमारे पास AgCl सॉलिड और NaNO3 एक बार जो क्या बनेगा, और साथ AgNO3 जो है वो एक्सिस में ये आ जाएगा। देन हम करेंगे फिल्ट्रेशन। तो जब हम वो फिल्ट्रेशन करेंगे तो AgNO3 और NaCl जो है और NaNO3 वो अलग हो जाएगा। सही है। AgNO3 NaCl तो पहले से ये खत्म हो गया था। तो जब हम ये फिल्ट्रेशन करेंगे तो जो हमारे पास ये मिक्सचर आया था ना AgCl वो सॉलिड प्लस NaNO3 एंड AgNO3, तो जब हम ये फिल्ट्रेशन करेंगे तो जो हेक्वस है वो अलग हो जाएगा और जो सॉलिड है वो अलग हो जाएगा। यानी AgCl और बाकी जो ये हेक्वस है NaNO3 और AgNO3 ये अलग हो गया। अब जो AgCl हमारे पास है ये ऑलरेडी वो सॉलिड है, तो हमें इसको हीट करने की जरूरत नहीं है। फिर हम इसको ये वॉश करेंगे डिस्टिल ये वाटर से, ताकि ये प्योर फॉर्म में आ जाए ये हमारे पास। लेकिन क्योंकि हमने डिस्टिल किया वाटर से के वॉश किया, तो हम इसको ये ड्राई होने के लिए फिल्टर पेपर या ओवन पे जो है ये हम को छोड़ देंगे। अब देखो ये एग्जैक्ट मैंने ये लिखा हुआ है, ये आपने वो ये याद करना है, ये जो है ना ये कॉपी पेस्ट करके ये आ जाना है। प्रिपेयर अ aqueous solution of two reactants. Here they are sodium chloride and silicon nitrate. Mix the two solution together. ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा। फिल्टर द सॉल्यूशन एंड the precipitate will remain on the filter paper. Rinse the precipitate with distilled water to remove the impurity and dry the precipitate. This can be usually put on by the filter paper or the oven. ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास सॉल्युबल सॉल्ट बनाने की दो जो है ये प्रिपरेशन आती हैं। एक ये हुसक होती है कि जिस चीज़ का आप एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हो वो इनसॉल्युबल हो, लेकिन बनेगा वो सॉल्युबल सॉल्ट ही। जैसे कि वो फर्ज करो आप जिंक ये कार्बोनेट का रिएक्शन कर रहे हो H2SO4 के साथ, जिंक कार्बोनेट तो सॉलिड है इनसॉल्युबल है, और H2SO4 के साथ जो ये रिएक्शन करो H2SO4 जो है वो एक्वस है यानी ये वो सॉल्युबल है। तो यहाँ पर आपके पास जिंक सल्फेट एक्वस जो है वो फॉर्म हो रहा है, साथ H2O जो है वो लिक्विड हमारे पास आ रहा है ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो होगा क्या, अब हम इसको स्टार्ट किस तरीके से ये करेंगे। यहाँ पर हम जिंक कार्बोनेट और H2SO4 का रिएक्शन करेंगे, और हम यहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि मेरा जो एसिड है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और जिंक कार्बोनेट एक्सिड है। तो हम ये रिएक्शन जो है वो करेंगे कि कैसे, कि हम जिंक ये कार्बोनेट का रिएक्शन कर देंगे H2SO4 के साथ।
तो मेरा जिंक H2SO4 पूरे का पूरा जो वो खत्म हो जाएगा। अब ये मैं मेक श्योर कैसे ये करूंगा कि मेरा जिंक जो ये कार्बोनेट है वो पूरा H2SO यानी कि जो H2SO4 वो पूरे का पूरा वो खत्म हो जाए। यानी कि मैं रिएक्शन करता क्या रहूंगा, जिंक कार्बोनेट ऐड करता ये रहूंगा जब तक मेरा जिंक कार्बोनेट डिजोल्व होना खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि जिंक व कार्बोनेट एसिड के अंदर ये डिजोल्व हो रहा है ना। जब एसिड जो है वो खत्म हो जाएगा तो जिंक कार्बोनेट भी डिजोल्व होना ये बंद हो जाएगा। तो ये मेरा मेक श्योर हो गया कि H2SO4 जो वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर मैं रिएक्शन जो है ये पर रोक दूंगा। रिएक्शन ऑफ एक्सेस जिंक कार्बोनेट विद एसिड H2SO4 until सॉलिड जिंक कार्बोनेट स्टॉप डिसॉल्विंग, ये एक मार्क का। फिर देन मेरे पास क्या हो गया, H2SO4 पूरे का पूरा खत्म हो गया, मेरे पास एक वो मिक्सचर आ गया जिंक ये कार्बोनेट और जिंक जो वो सल्फेट का। अब मैं इस वो मिक्सचर या वो सॉल्यूशन को मैं कर लूंगा फिल्टर। देन सेपरेट द रेजिड्यू ऑफ जिंक ये कार्बोनेट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ जिंक कार्बोनेट एंड जिंक सल्फेट बाय फिल्ट्रेशन। तो मेरे पास जिंक सल्फेट का वो सॉल्यूशन आ जाएगा, जिंक ये कार्बोनेट मैंने फिल्ट्रेशन के जरिए अलग कर लिया। देन मैं इसको ये हीट करूंगा, एवापोरेट करूंगा ताकि वाटर जो है वो रिमूव हो जाए। फिर मैं इसको ये थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगा, सॉरी थोड़ी देर के लिए वो कूल डाउन होने के लिए छोड़ दूंगा ताकि जिंक सल्फेट के क्रिस्टल्स आ जाएं। ठीक है। देन वी leave it to cool to get the crystals of zinc sulfate. At last we will wash with the distilled ये water to remove the impurity and leave it to dry on a filter paper। अब ये आपने याद जो है ये वो कर लेना, जब भी आएगा यही उठा के आपने कॉपी पेस्ट जो है ये वो कर देना। ठीक है। फिर देन उसके बाद हमारा आखिरी जो है थर्ड मेथड है, ये भी जो है ना ये उसी के लिए होता है, सॉल्युबल सॉल्ट ये बनाने के लिए। ये हुसक होता है जब दोनों ही मेरे पास जो है ना ये सॉल्युबल हो। ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या होता है कि अब देखो यहाँ पे मैं जैसे रिएक्शन कर रहा हूँ HNO3 का और ये OH का, HNO3 और ये NaOH का मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। मैं HNO3 और NaOH का रिएक्शन कर रहा हूँ। बट ये प्रॉब्लम क्या है, मुझे नहीं वो पता कि दोनों का ये वॉल्यूम मैंने कितना जो है के लेना है, यानी HNO3 और NaOH का। क्योंकि यहाँ पर मैं दोनों को एक्सिस या लिमिटिंग रिएक्टर नहीं के ले सकता, क्योंकि ये दोनों भी वो सॉल्युबल है, NaCl भी वो सॉल्युबल है। तो अगर इनमें से कोई एक ये बच गया, HNO3 NaCl के साथ बच गया, तो ये एसिड है, तो ये NaCl को डीनेचर जो है ये कर देगा। अगर NaOH जो है कि बच गया, तो ये NaOH जो स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कली है, तो ये भी NaCl को डीनेचर जो है ये कर देगा। तो मैंने दोनों वो ये बचाने नहीं है, सीधा NaCl जो है वो बनाना है। तो मुझे दोनों का एग्जैक्ट ये वॉल्यूम चाहिए। तो टाइट्रेशन ये प्रोसेस होता है ये फाइंड आउट करने का कि दोनों का कितना एग्जैक्ट ये वॉल्यूम जो है ना यहाँ पे ये लगेगा। तो मैं यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे तो ये तीनों के तीनों होते हैं वो कलरलेस, लेकिन जब मैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ये डालता हूँ तो जो ये बेस है उसका कलर हो जाएगा येलो NaOH का, और इसका जो है ना कलर हो जाएगा ये ऑरेंज NaCl का। ठीक है। अगर मैंने सेल में ऐड करूँ तो देखो यहाँ पर ये क्या होता है, मैं सबसे पहले ये ये लूंगा कॉनिकल फ्लास्क, उसमें मैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है ना ये मैं ले लूंगा, और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में मैं मिथाइल ऑरेंज जो है ना ये ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो जब मैं मिथाइल ऑरेंज ऐड करूंगा तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो हो जाएगा और जब मिथाइल ऑरेंज ये ऐड करूंगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर हो जाएगा वो येलो। सही है। और मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है 25 cm क्यूब, मैंने 25 cm क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। मैंने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिथाइल ऑरेंज जो है ना वो ऐड किया। सही। और मैंने यहाँ प्योरेट में लिया है HNO3। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्योरेट से HNO3 मैं इसमें ऐड करना स्टार्ट के करूँगा, और मैं उस वक्त तक ऐड ये करूँगा जब तक, और इसको मैं साथ साथ जो है ना शेक भी करता जो है क्या रहूँगा, मिक्स करता रहूँगा फ्लास्क को, और मैं उस वक्त तक इसको मिक्स ये करता रहूँगा। और उस वक्त तक मैं ऊपर से इसमें HNO3 ऐड ये करता रहूँगा जब तक इसका परमानेंट जो ऑरेंज कलर है NaCl का वो जो है नहीं आ जाता। जैसे ही इसमें परमानेंट ऑरेंज जो कलर आएगा NaCl का, वहां पे मैं जो है वो HNO3 ऐड करना वो छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा सारे का सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्ट ये कर चुका है HNO3 के साथ। अब यहाँ पे मैं जो है जितना वॉल्यूम यूज हुआ है उसका मैं ये मेजर जो है क्या कर लूंगा, जैसे वो लेट से 19.5 cm क्यूब जो यूज हुआ है। तो मुझे दोनों का वॉल्यूम जो है वो पता चल गया। HNO3 जो है वो 19.5 cm क्यूब है, और ये मैंने 25 cm क्यूब जो है के लिया था। अब मैं अच्छा, अब अभी जो मेरे पास ये NaCl आया है ना, ये मेरे लिए बेकार है क्योंकि ये इम्प्योर है, क्योंकि इसमें इंडिकेटर है।
अब मैं दोबारा से ये प्रोसीजर जो है रिपीट करूंगा। मैं HNO3 में NaOH जो है वो ऐड करूंगा, और मुझे मेरे पास वॉल्यूम जो वो पता है ना। रिपीट द एक्सपेरिमेंट ऑफ एसिड एंड अल्कली टू मेक द सॉल्ट। अब देखो यहाँ पर मेरे पास आ गया NaCl। ठीक है। अब जो NaCl मेरे पास आया है उसको मैं करूंगा एवापोरेट अंटिल द सैचुरेशन स्टार्ट्स टू अपेयर, यानी हीट करूंगा बस। इसमें फिल्ट्रेशन वाला ये प्रोसेस नहीं है ना, क्योंकि NaCl के साथ कोई सॉलिड है नहीं। देन मैं इसको जो है ना अ, ये हीट अप करूंगा, ताकि सारे का सारा वाटर जो ये रिमूव हो जाए। देन मैं उसको ये कूल डाउन होने के लिए वो छोड़ दूंगा, ताकि जो क्रिस्टल है वो अपेयर हो जाए। ठीक है। देन जो क्रिस्टल आएंगे उसको मैं ये वॉश करूंगा डिस्टिल ये वाटर से, और उसको ड्राई होने के लिए फिल्टर पेपर या ओवन में जो है ना मैं इसको वो छोड़ दूंगा। सही। अच्छा, अब हम आ रहे हैं ऑर्गेनिक की तरफ। इलेक्ट्रोलिसिस में आपको शेयर जो है ना कि कर दूंगा, वो बस आप ना ये वो देख लेना एक दफा ना, क्योंकि टाइम कम है। इलेक्ट्रोलिसिस की मैं आपको रिवीजन की वीडियो जो है ना शेयर के कर दूंगा ना। इसी तरीके से ये बस समझाया हुआ है, और ये भी शेयर करूंगा, इसमें भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ऑर्गेनिक की आ रहे हैं तरफ। ठीक है। ऑर्गेनिक का पोर्शन जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, सबसे पहले ऑर्गेनिक में आ जाओ फ्रैक्शन की डिस्टिलेशन की तरफ। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में क्या होता है, मेरे पास एक फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जो वो कॉलम होता है, उसमें हम जो है ना वो हर ये फ्रैक्शन को अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ये बॉइलिंग पॉइंट ना। ठीक है। अब देखो उसमें क्या होता है, जो मेरे पास एक फ्रैक्शनेटिंग ये कॉलम होता है ना, उसमें हर फ्रैक्शन को हम अलग अलग जो है ना ये करते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे फर्स्ट करो, मेरे पास एक ये कॉलम है। बस ये 2 मिनट का एक्सप्लेन करके हम आगे बढ़ें। ये मेरे पास एक कॉलम है, यहाँ से हम देते हैं इनलेट, और ये इसमें ये फ्रैक्शन होते हैं, हर ये ट्रेज होती हैं। हर ट्रे का जो वो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग होता है। ठीक है। और ये इनके जो है ना आउटलेट्स होते हैं हर जो वो ट्रे पे। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में टेम्परेचर जो वो ज़्यादा होता है, ऊपर वो जाते हुए टेम्परेचर जो वो कम होता है। हम क्या करते हैं, ये क्रूड ऑयल को हीट करते हैं, यानी ये पेपर की फॉर्म में जो के लेके आते हैं, और ये क्रूड ऑयल का इनटेक हम इसमें खे देते हैं। तो क्रूड ऑयल जो अभी भी ये लिक्विड होता है वो नीचे से टेक आउट जो है ना वो हो जाता है। जो जितना ये हेवियर होगा वो नीचे से वो टेक आउट हो जाएगा। सही है। अब ये ऊपर ये पहुंचाते हुए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ये डिक्रीज किसका होता है, जो कि वो लाइटर होगा, जिसमें ये कार्बन काउंट जो वो कम होगा ना। ठीक है। तो होगा क्या कि ये ऊपर ये पहुंचाता रहेंगे, ये अपने अपने ये बॉइलिंग पॉइंट पे ये कंडेंस ये होते रहेंगे, और उनको टेक आउट जो है ना वो करते रहेंगे। जितना हम ये ऊपर जाएंगे उतना हमारे पास हाइड्रो ये कार्बन यानी कि क्रूड ऑयल के लाइटर जो है ना वो फ्रैक्शन होंगे, और ऊपर से हमारे पास जो है ना वो गैसेज जो वो निकल जाती हैं, यानी कि C1 to C4 ये कंडेंस ही नहीं हो पाती। अब हमें यहाँ पे ये लिखना क्या है, द क्रूड ऑयल इज हीटेड एंड vaporizes, द वेपर्स ऑफ हाइड्रो के ये कार्बन एंटर द कॉलम विच हैज द टेम्परेचर ये ग्रेडियंट। टेम्परेचर के ग्रेडियंट का क्या मतलब है, नीचे टेम्परेचर जो ज्यादा है ऊपर जाते हुए वो कम हो रहा है। The vapor of the hydrocarbon with the higher boiling point condenses at the bottom of the column, and the vapors of the hydrocarbon with the lower boiling point rises up the column and condenses at the top। ये 4 मार्क का आता है, ये नॉर्मली 3 का आता है। एज इट इज ये उठा के जो है ना कॉपी ये वो कर देना है आप। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टीज आती है होमोलॉगस जो वो सीरीज की। ठीक है। एक तो होमोलॉगस ये सीरीज के जैसे एल्केन है, जितनी भी एल्केन है वो एक होमोलॉगस सीरीज ये हमारे पास है। तो इन सब की जो ये जनरल फॉर्मूला है वो सेम है। एल्कीन है, इन सब का ये जनरल फॉर्मूला क्या है, सेम है, CnH2n। एल्कोहल का सेम है, एक ये होमोलॉगस सीरीज है। तो जितने भी ये होमोलॉगस सीरीज होगी सेम, इन सब का जनरल फॉर्मूला सेम होगा। फिर देन उसके बाद इनका फंक्शनल जो ये ग्रुप सेम होता है, जैसे एल्कीन है, जितने भी एल्कीन होंगे सबका फंक्शनल जो है ना ये ग्रुप सेम होगा, C डबल बॉन्ड C। जितने भी अल्कोहल होंगे उसका भी सेम होगा। जितने भी कार्बोक्सिलिक होंगे उनका जो है वो सेम होगा। फिर इनकी जो केमिकल ये प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शनल जो ये ग्रुप सेम है, तो केमिकल ये प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शन इनके सेम होंगे। अब जो एक एल्केन दूसरे जैसे ये एक एल्केन है ना, अब ये जो एल्केन जो ये चेंज हो रहे हैं ना, ये मेरे पास है C2H6, ये है C3H8, ये है C4H10, ये है C5H12। अब ये जो मेरे पास ये जो एल्केन जो है ये ये बढ़ रहे हैं, तो आप ये गौर करो,
कि जो वो बढ़ रहे हैं इसमें बीच में वो कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है, यानी कि इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर की कार्बन ना। सो ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू द लेंथ, यानी जितना ज्यादा ये वो कार्बन की चेन बढ़ेगी उतना ही ज्यादा इनकी फिजिकल ये प्रॉपर्टीज भी चेंज जो है वो होती रहेंगी। फिर देन इसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंशिएट बाय द CH2 ग्रुप, यानी कि जो उनका वो है वो CH2 वो ग्रुप जो बीच में आ रहा है उसकी वजह से डिफरेंशिएट होता रहेगा। अब यहाँ पर इसकी वो थ्योरी करा रहा हूँ, ये बहुत आती है, ये अराउंड एक ये ऑर्गेनिक का जो ये जो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं उसमें 8 से 10 मार्क की होती है ये वाली थ्योरी। एक तो एल्केन जो है वो सैचुरेटेड होता है क्योंकि उसमें वो कार्बन टू कार्बन सिंगल जो है के बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास। सही। दूसरा जो एल्कीन होता है वो अनसैचुरेटेड होता है क्योंकि उसमें वो कार्बन टू कार्बन डबल जो है के बॉन्ड होते हैं। एल्केन सैचुरेटेड है यानी कोई चीज ऐड नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि उसमें वो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। एल्कीन जो है वो अनसैचुरेटेड है क्योंकि उसमें वो कार्बन टू कार्बन की डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं। एल्कीन का टेस्ट क्या होता है, हम एक बार जो है ना ये Br2 ऐड करते हैं तो ये ऑरेंज से वो कलरलेस जो ये कर देता है एक बार जो ये Br। अब जो एडिशन रिएक्शन होता है इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि सिर्फ एक ही जो है ना ये प्रोडक्ट जो है ना ये वो फॉर्म होता है। कार्बोक्सिलिक का टेस्ट क्या होता है कि हम मेटल कार्बोनेट से जब रिएक्शन कराते हैं तो CO2 के एफरवेसेंस जो है वो फॉर्म होते हैं। फिर देन उन CO2 के एफरवेसेंस को हम जो है ना लाइम वाटर के ऊपर से ये पास करते हैं तो वो लाइम वाटर को क्या कर देते हैं वो मिल्की। लाइम वाटर हमारे पास क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन उसके बाद हाइड्रो ये कार्बन हमारे पास क्या होते हैं जिसमें सिर्फ वो कार्बन और हाइड्रोजन हो। आइसोमर्स हमारे पास क्या होते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्रैकिंग क्या होती है? क्रैकिंग है हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ लार्जर चेन एल्केन या ब्रेकिंग ऑफ लार्जर चेन एल्केन इनटू स्मॉलर चेन एल्केन और एल्कीन ना। सही। अब क्रैकिंग में कंडीशन क्या होती है, हाई टेम्परेचर और हाई जो है वो प्रेशर हमें वो चाहिए होता है। फिर देन इसके बाद फर्मेंटेशन क्या होती है, फर्मेंटेशन हमारे पास ये प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू CO2 एंड इथेनॉल। अब इसमें क्या करते हैं ग्लूकोज में हम डालते हैं ईस्ट, तो जो ईस्ट होते हैं वो ग्लूकोज को CO2 और C2H5OH में चेंज क्या कर देती है। इसमें वो कंडीशन क्या चाहिए होती है, एक तो ईस्ट है जो कि वो कैटलिस्ट है, दूसरा वो टेम्परेचर या तो 25 से लेके 35 की रेंज में जो है कि बना दो, या फिर एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस जो है कि बना दो, दोनों जो है ये चलते हैं। और दूसरा एयर टाइट जो वो कंडीशन चाहिए होती है, अगर एयर टाइट कंडीशन जो कि नहीं होगी तो मेरा इथेनॉल जो है वो इथानोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाए। फिर वो दूसरा जो सबसे ज्यादा रिएक्शन आता है वो आता है एल्कीन से एल्कोहल एल्कोहल का। ये एडिशन जो रिएक्शन होती है इसमें एल्कीन में अगर हम H2 ऐड करें तो अल्कोहल जो ये बना देता है। और इसमें H2 ऐसे स्टीम की तरह जो ये यूज होता है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो होता है 300 डिग्री के सेल्सियस, तो H2 स्टीम में जो चेंज हो जाता है। और इसकी कंडीशन ये रही 300 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 68 atm और वो कैटलिस्ट H3PO4 जो है हम यूज करते हैं। अच्छा अब देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास ना एक रिएक्शन हो रहा है, अब ये मैं पूरा ये रिएक्शन के जरिए जो ना पूरा ये समझा रहा हूँ। सही है। अब देखो मेरे पास ये इथेनॉल है, इथेनॉल से मेरे पास बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये वाटर। अब इसमें ना रिएक्शन वाइज हम चलते हैं, सारी रिएक्शन में यहाँ पे जो है ना लिख के आपको ये वो दे देता हूँ ना, सारे रिएक्शन के वाइज हम चलते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास जो है ना रिएक्शन ये वन क्या है, सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन वन। शुगर चेंज हो रही है इथेनॉल में, ये वही फर्मेंटेशन है जो अभी हमने ऊपर किया है ना, यानी C6H12O6 इसमें यूज करेंगे ईस्ट, और ये 2CO2 + 2 इथेनॉल बनाने का। ठीक है। और वो कंडीशन वगैरह ऊपर लिखी थी तो मैं दोबारा ये रिपीट नहीं कर रहा। फिर रिएक्शन टू हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये वाटर बन रहा है तो ये कंबस्शन है। ये क्या है हमारे पास, कंबस्शन है, जिसमें इथेनॉल को हम क्या कर रहे हैं, कंबस्ट कर रहे हैं। C2H5 ये OH है और ये क्या बना रहा है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कंबस्ट कर रहा है और CO2 + H2 बना रहा है। अब मैंने इसको करना है बैलेंस। यहाँ पर ये कार्बन कितने 2, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा CO2 के साथ 2।
यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 5 + 1 6। तो मैं H2 के साथ अप्लाई कर दूंगा 6, क्योंकि 3 × 2 = 6। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, दो, 2 × 2 4, और 3 × 1 3। तो 4 + 3 = 7, 7 में से एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया और 6 बचे, तो यहाँ पर मैं थ्री, ये लगा दूंगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। देन रिएक्शन थर्ड में क्या बोल रहे हैं, एल्कीन इथेनॉल में वो कन्वर्ट हो रहा है। अभी जो मैंने ये वाला पूरा रिएक्शन ये लिखा है, ये वाला पूरा सही। C2H6 एथेनॉल है ना, तो एथेनॉल किससे बनेगा, हीथीन से। C2H6 ये रिएक्शन करेगा H2O के साथ, और ये किसमें चेंज हो जाएगा, इथेनॉल में। अब क्योंकि एडिशन रिएक्शन है, तो एक ही जो है ना, ये प्रोडक्ट है, ये कंडीशन ऊपर जो है ये लिखी हुई है। अब रिएक्शन 4 हमारे पास है, एल्कीन एल्कीन में चेंज हो रहा है। तो ये है ये हमारे पास होती है एडिशन रिएक्शन। हम यहाँ पर एल्कीन है C2H6, इसका रिएक्शन हम कराते हैं H2 के साथ, और कैटलिस्ट यूज करते हैं निकल या फिर ये प्लेटिनम, और ये चेंज हो जाता है इनटू C2H6। एक मिनट, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। C2H6 एल्कीन थोड़ी एल्केन होगा, यहाँ पे भी मैंने गलती करी हुई है। ये हो जाएगा C2H4। ये बैलेंस है, बैलेंस है भाई, इक्वेशन 3। यहाँ पे मैंने गलती करी हुई है, वो सही कर रहा हूँ। अब बैलेंस है, C2H4 होगा ना ये, एल्कीन है ना, इथीन है। अब ये बनाएगा C2H6। और रिएक्शन इसमें क्या हो रहा है, अच्छा रिएक्शन 5 के बारे में कुछ भी, वैसे नॉर्मल एथेनॉल का रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ना, और ये बनाता है एस्टर। जैसे मेरे पास ये एथेनॉल है, पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बो सी, और इसका रिएक्शन हो रहा है एथेनॉल के साथ C2H5 ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H, ये मिलके फॉर्म कर लेंगे H2O, सही। और ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये इस ऑक्सीजन के साथ जब ये जॉइन हो जाएगा, तो ये बना लेगा CH3, C डबल बॉन्ड O। और ये C डबल बॉन्ड O जो है, ये ऑक्सीजन के साथ जब ये जॉइन हो जाएगा, तो ये बन गया एस्टर, और साथ इसके बन गया H2O। अब ये एस्टर की नेमिंग क्या होगी, सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन के साथ होता है, ये कार्बन चेन, ये ब्रांच होती है, सबसे पहले हम करते हैं ये ब्रांच की नेमिंग। तो ये ब्रांच की नेमिंग हमारे पास क्या होगी, ब्रांच की नेमिंग हमारे वो पास होगी, ये दो है ना, तो इथाइल हो गया। हाँ हाँ, ये इथाइल हो गया हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले करते हैं ये ब्रांच की नेमिंग, फिर करते हैं ये जो कार्बन चेन है इसकी नेमिंग, फिर करते हैं ये जो फंक्शनल ग्रुप है एस्टर का, इसकी नेमिंग। यानी कि सबसे पहले इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, दो कार्बन वाला इथाइल, फिर इसकी चेन किसकी है, दो ये कार्बन की है, तो इथेन। फिर यहाँ पे जो है ना C डबल बॉन्ड ये हो आ रहा है, तो ये एस्टर है, तो हो गया इथाइल इथानॉल। और इसमें हम कंडीशन यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं H2SO4, सही। अच्छा, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे उसी तरीके से हमारे पास ये एक रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास वही है, वही इथेनॉल, ये ब्यूटानॉल है। अब वो इनकम्प्लीट वो कंबशन कर रहा है ना, इनकम्प्लीट वो कंबशन में क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ये बनेगी इनकम्प्लीट कंबशन की, ये क्या है, ब्यूटानॉल है ना, 4 कार्बन है, तो ये मेरे पास है C4H9OH। इसका रिएक्शन हो रहा है O2 के साथ, और ये बना रहा है CO+H2। ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन है। और ये जो है मेरे पास गैस है, और ये मेरे पास जो लिक्विड है, तो लिक्विड H2O है, और गैस जो है वो CO है, ठीक है। फिर इसी तरीके से कंप्लीट कंबशन होगी, तो गैस बन जाएगी CO2, और लिक्विड होगा H2O। फिर उसके वो बात बोल रहे हैं कि भाई इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है।
ऑक्सीडेशन का मुझे पता क्या चला, क्योंकि एसिडिफाइड KMnO4 यानी पोटेशियम मैग्नेट के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ। तो जब भी मैं पोटेशियम मैग्नेट के साथ रिएक्शन करूंगा KMnO4 के साथ, तो ऑक्सीडेशन होती है। और देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बन रहा है, वो कुछ भी नहीं है, बस जो मेरे पास ये एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। सही है, तो कैसे चेंज होगा? चार जो वो कार्बन है, चार मैंने वो कार्बन बनाए, आखिरी वाली वो कार्बन पे कार्बोक्सिलिक का ग्रुप जो वो बना दिया, बाकी वो कार्बन पे जो आप हाइड्रोजन जो वो बना दो बस, ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और फिर ये तो वही एस्टर ये बनना है जो हमने इससे पहले जो वो बनाया है। सही। अच्छा, अब यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे हमारे पास एक हमें वो पॉलीमर दिया हुआ है, वो बोले कि इसका मोनोमर हमें वो बना के दो, इसका वो नाम भी क्या बताओ क्या है। अब मैं इसका वो मेथड जो है वो समझा रहा हूँ। वो लेफ्ट पे ना जो सबसे मोस्ट वो लेफ्ट वाला जो ये वो कार्बन है, उसको ये वो कर लो, वो सिलेक्ट जो लेफ्ट मोस्ट वाला कार्बन है ये वाला है। अब ये वाला कार्बन दोबारा रिपीट कि कहाँ पे हो रहा है, ये वाला जो ये कार्बन है, ये दोबारा रिपीट कि कहाँ पर हो रहा है, ये आपने जो ना कि देखना है कि ये वाला जो ये वो कार्बन है, ये दोबारा रिपीट ये कहाँ पर हो रहा है। ये चीज जो है ना आपने ये वो देखनी है। तो ये वाला वो कार्बन दोबारा रिपीट यहाँ पर हो रहा है। तो जहां से ये वाला कार्बन स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से लेके जहाँ पे कार्बन दोबारा रिपीट हो रहा है उससे वो पहले तक ये एक मोनोमर है। तो ये पूरा आपके पास क्या हो गया, ये एक मोनोमर हो गया। यहाँ पे ये वाला कि कार्बन जो लेफ्ट मोस्ट पे कार्बन है दोबारा रिपीट ये कहाँ पर हो रहा है, ये एडिशन ये पॉलीमराइजेशन के लिए ना। तो जहाँ पे ये रिपीट हो रहा है उससे वो पहले तक ये एक मोनोमर है। इसको बस वो बना दो नीचे, CH3H, CH3 और H, और यहाँ पे वो डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये हमारे पास बन गया ब्यूटेन ना, ये हमारे पास बन गया ब्यूटेन। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होगा इसका, ये बना के दिखा रहा हूँ। CH3, CH CH CH3, और ये जहाँ पे सेकंड पर आ रहे हैं वो डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा ब्यूट टू। ये हमारे पास क्या हो गया, ब्यूट टू हीन हमारे पास। अब बोले नेम द केमिकल ये प्रोसेस यूज टू मेक द मोनोमर, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, अब देखो जरा शायद आपके पास समझ आ रहा है। देखो हमारे पास में ये कंडेंसेशन ये पॉलीमराइजेशन में ये दो टाइप आती हैं। एक होती है एस्टर लिंकेज हमारे पास। अगर ये समझना है ना तो मैं डिटेल वो लेक्चर भी जो है ना पोस्ट के कर दूंगा वीडियो में ना, तो वो डिटेल होगी। तो वो भी आप जो है ना ये वो देख सकते हो इसकी ना। अब ये थोड़ा बहुत जो रिमेनिंग टाइम में समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे ना हमारे पास ये क्या है, दो टाइप की कंडीशन कंडेंसेशन, ये हमेशा बच्चे गलती जो है ना कि करके आते हैं, बहुत रेयर बच्चे ठीक करते हैं। इसी में सबसे ज्यादा ये तो समझो कि वो मार्क्स पाता, और ये सबसे आसान चीज है। ठीक है, बस ये प्रैक्टिस चाहिए इसकी। कंडेंसेशन ये पॉलीमराइजेशन की दो टाइप होती है, एक होती है एस्टर की लिंकेज, और एक होती है अमाइड जो है ना की लिंकेज। एस्टर लिंकेज ये होती है एस्टर की ना, बीच में एस्टर आ रहा होता है जो कि जो है ना ये किलिंग कर रहा होता है। अब इसमें क्या होता है, एस्टर की लिंकेज में कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ होता है और ये बनाता है एस्टर प्लस H2। सही है। और ये जो और ये रिवर्सिबल जो है ना के रिएक्शन होता है। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जो के डायरेक्शन में है, तो ये कंडेंसेशन है, क्योंकि H2O जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर यही रिएक्शन बैकवर्ड जो डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस है, क्योंकि H2O का रिएक्शन एस्टर ये साथ हो रहा है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये क्या होता है, जैसे मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल है। मैं कभी वो नॉर्मल एस्टर जो है ना बना के ये दिखा रहा हूँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H, ये आपस में मिलके H2O जो है ना फॉर्म कर लेते हैं। और जो C डबल बॉन्ड हुआ है, ये ज्वाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। सही। तो ये जो C डबल बॉन्ड ये को CH3, और जो ये C डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के साथ जो है कि ये ज्वाइन हो गया, ये बन गया एस्टर। अब ये एस्टर जो है कब जो है ना, ये जो नॉर्मली एस्टर बनना है, ये कब ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में वो चेंज हो जाएगा। देखो इसमें यूं जो है कि करके होता है, यानी कि अगर डाई हो, यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, अगर डाई
अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी डाई ये होइक एसिड क्या है, बीच में ये बॉक्स होगा। अब इसमें क्या होता है, जो मेरे पास ये वो कार्बन चेन होती है ना, उसको हम शो करते हैं वो बॉक्स की फॉर्म में। तो ये कार्बन चेन है और इसके दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर सेम इसी तरीके से जो अल्कोहल होगा ना, डायोल, वो भी ऐसी होगा। बीच में जो है वो कार्बन चेन होगी, वो बॉक्सी फॉर्म में, और दोनों तरफ ये अल्कोहल होगा। अब ये होगा क्या, कि ये आपस में जो है ना रिएक्शन के कर लेंगे। ये कैसे करेंगे, इसका ये कार्बोक्सिलिक का OH, कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H, कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H, ये जो है ना मिलके H2O जो है ये फॉर्म के कर लेंगे। और जो C डबल बॉन्ड हो है कार्बोक्सिलिक का, ये अल्कोहल के O के साथ जो है ये ज्वाइन हो जाएगा बस। वही सेम चीज है एस्टर वाली। और जो यहाँ पे ये अल्कोहल है, इसका H यहाँ पीछे किसी कार्बोक्सिलिक के OH के साथ H2O फॉर्म कर रहा होगा। और पीछे जो ये कार्बोक्सिलिक है, इसका OH पीछे किसी अल्कोहल के H के साथ मिलके H2O फॉर्म कर रहा होगा। तो इसको हमने यूं करके बना दिया। ये देखो, ये यूं आ गया ये बॉक्स, ये C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन चेन और ये O। तो ये मेरे पास बन गया एक रिपीटेड यूनिट। जब आप दो मोनोमर का रिएक्शन कराते हो तो एक रिपीटेड यूनिट हमारे पास जो ये बनता है। अच्छा, अब इसी तरह से एक जो है ये टाइप होती है। अच्छा, अब देखो, अगर यहाँ पर आप चार मोनोमर का रिएक्शन करा दोगे ना, यानी पहले एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एक अल्कोहल डाई ये हॉल, फिर डाइओइक एसिड, फिर डाइऑल, यानी कि आपने ऑल्टरनेट में ये प्लेस कर दिए। तो ये बनेगा कैसे, इसको समझ आ रहा है बस ये। देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक OH अल्कोहल के H के साथ ये रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा H2O यहाँ। और ये C डबल बॉन्ड इस O के साथ ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिलिक का OH है, ये अल्कोहल के H के साथ मिलके H2O फॉर्म करेगा। और ये और ये ऑक्सीजन जो है वो C डबल बॉन्ड O के साथ ज्वाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी यही है, कार्बोक्सिलिक का OH अल्कोहल के H के साथ मिलके H2O जो है वो फॉर्म करेगा। और ये C डबल बॉन्ड इस O के साथ जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। पीछे भी यही जो है पूरा चक्कर चल रहा होगा। अब देखो यहाँ पे ये इसी तरीके से मैंने ये लिखा, ये बॉक्स ऐसे ही आ गया, और ये C डबल बॉन्ड O इस O के साथ जो है ये ज्वाइन हो गया। सही है। फिर यहाँ पे ये चेन आ गई, फिर ये O जो है C डबल बॉन्ड O के साथ ज्वाइन हो गया, फिर ये कार्बन चेन, फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये O, फिर इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब वो मुझे बोलता है कि भाई मुझे इससे वापस जो है ना मोनोमर ये बना के दो। ठीक है, तो मोनोमर वापस हम किस तरीके से ये बनाएंगे, आप इसमें से तीन जो है ना वो कार्बोक्सिलिक के वो ग्रुप जो है ना वो सॉरी एस्टर के वो ग्रुप आइडेंटिफाई जो है ना कि कर लो आप। और इनको बीच से जो है ना ये ब्रेक कर दो, जैसे बने थे वैसे ही इनको ये ब्रेक कर दो। सही है। तो एक मोनोमर ये रहा, एक मोनोमर ये रहा। यानी कि जो ये हो वाला है वो बन जाएगा अल्कोहल, और जो C डबल बॉन्ड O वाला है वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें एक पॉलीमर की टाइप की वो भी होती है कि जिसमें मोनोमर वो हो कि जिसमें कार्बन चेन के वो दोनों तरफ जो ग्रुप है वो डिफरेंट हो। यहाँ पे तो सेम थे ना, या तो वो कार्बन चेन के दोनों तरफ अल्कोहल है, या तो कार्बन चेन के दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तरफ कार्बो ये ऑक्सैलिक एसिड और एक तरफ ये OH। एक टाइप जो ये भी होती है। अच्छा, अब यहाँ पर हमाइड हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर पॉलीहमाइड आ रहा है हमारे पास। पॉलीहमाइड कैसे के बनता है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है हमाइन के साथ। जिस तरीके से हमाइन क्या होता है, कार्बन चेन होती है, उसके साथ NH2 जो है ना वो कनेक्टेड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और हमाइन का रिएक्शन है, और यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा है, हमाइड प्लस H2। हमाइड मेरे पास ये होता है C डबल बॉन्ड O NH। अब क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये OH है, ये अमाइन के H के साथ मिलकर फॉर्म कर लेगा H2, जैसे ये अल्कोहल में होता था ना। और ये C डबल बॉन्ड O इस NH के साथ जो ये ज्वाइन हो जाएगा, ये बन गया हमाइड, और साथ H2O बनेगा। अब इसमें दो टाइप होती हैं, एक होता है बस ये एंड पर, एक होता है ये नायलॉन और एक होता है ये प्रोटीन। नायलॉन किस तरीके से हमारे पास ये वो फॉर्म होता है,
जब आपकी दोनों को तरफ जो ना डाई ये हुई एसिड का रिएक्शन डाई हमाइन के साथ हो रहा हो तो हमाइड लिंकेज बनती है। यानी कि कार्बन चेन के दोनों तरफ जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और जो दूसरा मोनोमर हो हमाइन का, उसमें भी कार्बन चेन की दोनों तरफ हमाइन ही हो। तो होता है क्या है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH होता है वो अमाइन के एच के साथ मिलके H2O जो ना फॉर्म कर लेता है। और यहाँ पे भी अमाइन का जो H होगा वो यहाँ पर पीछे कार्बोक्सिलिक के OH के साथ मिलकर H2O फॉर्म कर रहा होगा। यहाँ पे भी कार्बो ये ऑक्सिलिक का ये OH जो है पीछे अमाइन के साथ मिलकर H2O फॉर्म करना होगा। और ये C डबल बॉन्ड O जो है इस NH के साथ जो है ये ज्वाइन हो जाएगा। फिर देन उसके बाद हमारे पास आता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड यानी ये प्रोटीन। अमाइनो एसिड क्या होता है, अगर मेरे पास जो वो कार्बन चेन है उसके दोनों तरफ वो ये ग्रुप जो डिफरेंट हो तो ये अमाइनो एसिड है। ठीक है। यानी कि ना तो ये डाइहुइक एसिड है ना ही ये डाई अमाइन है, क्योंकि एक तरफ इसमें अमाइन है एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। इससे जो मोनोमर हमारे पास ये बनेगा ना वो ये प्रोटीन होता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, अगर कार्बन चेन के दोनों तरफ जो है वो ग्रुप जो ये डिफरेंट आ रहा हो तो ये प्रोटीन होगा। और अगर कार्बन चेन के दोनों तरफ ये ग्रुप जो है वो सेम आ रहा हो, जैसे ये यहाँ पर हो रहा है ना, वो कार्बन चेन है दोनों तरफ क्या है ये ग्रुप सेम है, ये NH NH, यहाँ पे भी वो कार्बन चेन के दोनों तरफ ग्रुप जो है सेम CO CO। तो ये नायलॉन है। नायलॉन सिंथेटिक होता है और ये प्रोटीन जो है वो ये नेचुरल होता है।